बच्चे पे तो हर कोई कंसंट्रेट कर रहा है, लेकिन मदर पे तो किसी का ध्यान नहीं है। उसको तो बस बोलेंगे कि तू ये मत खा, वो मत खा, कमरे में बैठ जा बच्चे के साथ और इसको दूध पिलाती रहे। ब्रेस्ट मिल्क प्रोडक्शन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है मदर का रेस्टेड और हैप्पी। आपको पता है स्ट्रेस सबसे बड़ा फैक्टर है ब्रेस्ट लैक्टेशन फेलियर के लिए। So what are the dietary things which improve breast milk quantity and quality? How long do you recommend the breastfeeding? In the ideal world, 6 months of exclusive breastfeeding. Okay. Exclusive means only breastfeeding. No water, no pre-lactate पानी भी feeds, no nothing. Literally ऐसे बोलती हूँ हाथ जोड़ के कि प्लीज आपको जो दवाई देनी है अपने आप दो, बट प्लीज एंटीबायोटिक बिना डॉक्टर को पूछे मत। आप रेस्टोरेंट में जाओ, आप क्या देखते हो? फैमिली बैठी है, 4 लोग बैठे हैं, 4 ने ऑर्डर किया हुआ है, चारों अपना फोन देख रहे हैं अलग अलग। इट्स सैड एट सो मेनी लेवल। मेरा बच्चा कहता है मैं बोर हो रहा हूँ, तो फिर मैं उसको स्क्रीन दे देती हूँ। मैं क्या करूँ? मैं उसको कैसे एंटरटेन करूँ? आप बताओ, हमारी मदर्स हमको कैसे एंटरटेन करती थी? तब तो कोई स्क्रीन नहीं होती थी ना। वी वर सेल्फ एंटरटेन्ड। अभी आपने वो इतना न्यूज में आया कि वो चैट जीपीटी से बच्चा बातें कर रहा था एंड चैट जीपीटी सजेस्टेड यू कमिट सुसाइड एंड द चाइल्ड कमिटेड सुसाइड। इट्स सो सैड एट सो मेनी लेवल्स। गाइज वेलकम बैक टू MHB बाइट्स, इंडिया का वो पॉडकास्ट जहां हम सिर्फ सरफेस लेवल पे बात नहीं करते। यहां हम टॉप डॉक्टर्स के साथ डिटेल में बैठकर मेडिकल साइंस समझते हैं, ताकि आप मिस इन्फॉर्मेशन, हाफ बेक्ड नॉलेज और व्हाट्सएप फॉरवर्ड से कंफ्यूज ना हो। इसलिए इफ़ यू ऑलरेडी हैव नॉट सब्सक्राइब टू द चैनल, प्लीज़ डू इट नाउ टू सपोर्ट अस। और आज हमारे साथ हैं डॉक्टर वानी वासिर, MD इन पीडियाट्रिक्स, बच्चों की डॉक्टर हैं, 25 साल का एक्सपीरियंस। बहुत काम की बातें होने वाली हैं, स्पेसिफिकली फॉर दोज हु टेक पेरेंटिंग वेरी सीरियसली बट काफ़ी कॉन्शियस और एंग्शियस रहते हैं। ऑलवेज कंफ्यूज अबाउट ब्रेस्ट फीडिंग, स्लीप ट्रेनिंग, शुगर, देयर हाइट, सप्लीमेंट्स, फोन एडिक्शन, इम्यूनिटी एटसेट्रा एटसेट्रा। तो चलो इन सब टॉपिक्स पे डॉक्टर वानी से समझते हैं। डॉक्टर वानी, वेलकम टू द शो। थैंक यू आशीष। संडे Great to be आफ्टरनून here. आपने समय दिया इतने बिजी शेड्यूल से। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। एनी टाइम। 25 साल का आपका एक्सपीरियंस है, राइट? सो मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये होगा कि हाउ हैज़ योर प्रैक्टिस चेंज्ड और इवॉल्व्ड इन द लास्ट 25 ईयर्स? क्या क्या बदलाव आए हैं? आप अगर पूछो तो लास्ट 25 ईयर्स में बहुत चेंज आए हैं। जिस तरह के हम डिजीजेस देख रहे हैं उसमें चेंज आया है। आजकल हमें ज़्यादा रेस्पिरेटरी डिजीजेस बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। आई थिंक एवरीबडी इज़ अवेयर। ओबेसिटी बढ़ते हुए नज़र आ रही है एंड ईटिंग प्रॉब्लम्स बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। सोशल मीडिया, फ़ोन यूजेज, ये सब प्रॉब्लम्स बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। और एक और चीज़ जो बढ़ते हुए नज़र आ रही है जो कि अच्छी है, वी आर सीइंग दैट जो हमारे टीनेजर बच्चे हैं और जो हमारे एडोलेसेंट्स हैं वो ज़्यादा अवेयर हैं अपनी प्रॉब्लम्स के लिए, अपने आसपास के उसके लिए स्मार्ट हैं। वो आके बात करना चाहते हैं उसके बारे में, वो समझना चाहते हैं कि मतलब हम क्या करें, हम इस सिचुएशन में हैं। दूसरा, इवन अपनी सेक्सुअल हेल्थ के बारे में बात करना चाहते हैं ओपनली, which is good. Some of them do want to talk about these things. Some of them do want to understand, which is good. And which has become necessary for yes, in today's but world as of well. course अभी तो बहुत आगे जाना है, बट हाँ एक चेंज आ रहा है जो कि एक अच्छा चेंज है मेरे हिसाब से, क्योंकि हमारे एडोलेसेंट्स अवेयर होंगे तो आगे अपनी हेल्थ का ख्याल रखेंगे। बिल्कुल। एक और डॉक्टर, इसी में पेरेंट्स, सो इंफॉर्मेशन का की कोई कमी नहीं है आज की तारीख में, राइट? बहुत ज़्यादा। there's enough internet penetration, then there's social media. So I am sure parents are more aware now. Definitely. Right? They would be asking a lot of questions as compared to parents of 20 years back, right? बिल्कुल। तो how do you see it? क्या उसमें कोई ज़्यादा पैनिक है या वो फ़ायदे की चीज़ है जब इतना सब कुछ इन्फॉर्मेशन लेके पेरेंट्स आपके पास आ रहे हैं? देखो, इस तरह की जो इन्फॉर्मेशन होती है ना, ये हमेशा डबल एजेड स्वॉर्ड होती है। इसका फ़ायदा भी होता है और इसका नुकसान भी होता है। मतलब फ़ायदा ये होता है कि कई बार वो लोग आपसे सही क्वेश्चंस पूछते हैं जो आपको अच्छा लगता है कि वो अवेयर हैं, वो जानना चाह रहे हैं। 20 साल पहले जो पेशेंट आता था ना, उसके लिए आप भगवान थे, जिसको कोई क्वेश्चन नहीं करता। पत्थर की लकीर, हाँ, जो डॉक्टर ने बोल दिया वो हमने करना है, चाहे वो डॉक्टर हम हैं जो पढ़े लिखे हैं, चाहे वो कोई नीम हकीम वाले डॉक्टर हैं, चाहे वो किसी के पास भी गए हैं, जिसके पास भी वो भरोसे के साथ गए हैं, उसने जो बोल दिया वो पत्थर की लकीर है।
पर आज का पेशेंट ऐसा नहीं है, वो 4 जगह जाके आपकी बात को भी कंफर्म करेगा कि फला डॉक्टर ने ये कहा है और आपका इसके बारे में क्या टेक है, या वो भी करेगा गूगल से भी और 4 ऐप्स पे भी। हाँ, और सबसे ज्यादा चैट जीपीटी और गूगल से भी पूछ के आएगा आपको। बट उसका नुकसान भी है, क्योंकि ये सब जरूरी नहीं है कि आपको पूरी करेक्ट इन्फॉर्मेशन देते हैं। वही वाली बात है ना कि व्हाट्सएप वाली और गूगल वाली इन्फॉर्मेशन हमेशा पूरी करेक्ट नहीं होती और पूरी वो नहीं होती है, बिल्कुल जैसे कॉन्टेक्स्ट नहीं होता उसमें। तो वो हाँ जाके थोड़ी सी प्रॉब्लम कभी कभी आती है। तो कभी कभी हमें पेशेंट को यहाँ तक बोलना पड़ता है कि अगर आप गूगल से पढ़ के आओगे ना, तो हम आपसे डबल कंसल्टेशन चार्ज करेंगे, क्योंकि एक कंसल्टेशन तो गूगल के जो मिथ्स है वो बस्ट करने में लगेगी। अब हर दवाई के बारे में, हर वैक्सीन के बारे में पढ़ के आ जाएंगे। देखो, हर चीज़ का जहाँ फायदा है वहाँ थोड़ा बहुत साइड इफेक्ट्स, नुकसान सब चीज़ के है ना। अब आप उसको कितना अवेयर और कितना आप गूगल पे भरोसा करके उसको क्वेश्चन करने लगते हो, वो एक प्रॉब्लम हो जाती है कभी कभी। तो वहाँ पे थोड़ा सा मतलब आप अगर आप गूगल पे जाने लगोगे तो आप तो एक सिंपल दवाई जैसे क्रोसिन भी नहीं दे पाओगे अपने बच्चे को, क्योंकि गूगल के हिसाब से वो आपको इतने सारे साइड इफेक्ट्स बता देगी कि आप क्रोसिन भी नहीं दे पाओगे। बट हम सालों से, सदियों से, मतलब क्रोसिन तो हम प्रेग्नेंट मदर को दे देते हैं, न्यूबॉर्न बेबी को दे देते हैं। दैट इज बिकॉज इट्स कंसिडर्ड वन ऑफ द सेफर मेडिसिन, राइट। तो अब आप उसको भी क्वेश्चन कर लोगे फिर तो उसको राइट और रॉन्ग, रेलेवेंट और इररेलेवेंट इन्फॉर्मेशन को जो सेग्रीगेट करना है ना, वो एक्सपीरियंस, उसका तजुर्बा भी चाहिए और उसका कॉन्टेक्स्ट चाहिए, तजुर्बा चाहिए और साइंस चाहिए, तीनों चीज़ें चाहिए। और देखो, क्योंकि जो स्टडीज होती हैं और जो साइंटिफिक मटेरियल होता है वो हर कोई समझ नहीं सकता। तो वो गूगल का जो वो प्लेन वर्डेड होता है, जो कि कई बार रेलेवेंट होता है, कई बार इररेलेवेंट होता है। बिल्कुल। तो ask questions but don't question. Yeah, correct. You ask relevant questions, ask doubts. Definitely I am happy to answer all your doubts, but कई बार थोड़ा सा हर चीज को मत क्वेश्चन करो, तो थोड़ा मुझ पे भी फेथ रखो। कुछ डॉक्टर्स वो इरिटेट हो जाते हैं, उनसे सवाल आप किस तरह के डॉक्टर हो, मतलब आप जवाब देते हो? मैं देती हूँ यूजुअली। आई लाइक टू आंसर ऑल द क्वेरीज मोस्टली, बिकॉज जब तक पेशेंट को भरोसा नहीं होगा कि आप जो कह रहे हो वो उसको समझ आ रहा है, तब तक वो आप पे पूरा भरोसा नहीं कर पाएगा। और एक बार वो आपके ऊपर पूरा भरोसा कर लेगा ना, फिर वो आपको हर बार क्वेश्चन भी नहीं करेगा। और व्हेन इट कम्स टू अ चाइल्ड, पेरेंट इज वेरी एंशियस एज इट इज, क्योंकि आप अपने बच्चे को कुछ गलत नहीं देना चाहते हो ना। आप एक बार खुद कोई गलत चीज लेने के लिए फिर भी रेडी हो जाओ शायद, लेकिन अपने बच्चे के लिए आप उसको 10 बार कंफर्म करना चाहते हो। नहीं, पेरेंटिंग को काफी सीरियसली ले रहे हैं। मे बी कई बार वो ओवर सीरियसनेस हो जाती है, सो हाँ, करेक्ट हो जाती है। बट ठीक है, आई थिंक उस अगेन लाइक फायदा भी है और नुकसान भी है। हमें फायदों पे कंसंट्रेट करना है और उनको बताना है कि कहाँ किस लिमिट तक ठीक है और किस लिमिट तक थोड़ा सा बच्चे को छोड़ना भी जरूरी होता है। आजकल अब बच्चा यहाँ से जंप कर रहा है, वहाँ से जंप कर रहा है, उसमें भी अगर आप कहोगे नहीं चोट लग जाएगी, गिर जाओगे, जब तक थोड़ा बहुत गिरेगा नहीं, कूदेगा नहीं, चोट लगेगी नहीं, तब तक सीखेगा कैसे? पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसको ये बोलेंगे कि जहाँ से मर्जी जंप कर जाओ। तो यू हैव टू सेट द लिमिट्स। मैं हमेशा पेरेंट्स को, इवन पेरेंटिंग में ये बोलती हूँ कि नो वहाँ बोलो जहाँ आप 100% श्योर हो कि ये मैंने बिल्कुल नहीं करने देना, है ना। आपने हर चीज पे नो बोलोगे ना, थोड़े दिन में बच्चा भी आपकी सुननी पड़ेगी। एक्चुअली लाइफ थ्रेटनिंग कि भाई अब अगर वो फर्स्ट फ्लोर पे खड़ा हो गया कि मैंने यहाँ से कूद के देखना है, तो आप नहीं कूदने दोगे। लेकिन अगर वो सोफे पे खड़ा होकर बोल रहा है मैं यहाँ से कूद के देखूंगा, तो ट्राई कर ले भाई, कर ले। थोड़ा चोट लगेगी, हाँ, अगली बार के लिए अगली बार समझ जाएगा ना नहीं करना है। हाँ, एग्जैक्टली। सो डॉक्टर, पहला जो स्टेज हम कवर करते हैं आज के टॉपिक, आज के डिस्कशन में, वो ये है डिलीवरी के बाद का फेज, राइट। काफ़ी नाजुक फेज है फॉर द मदर एंड द बेबी, है ना। सो what do you say to a new mother like who is coming to you for the first time? आपका क्या, किस तरह का डिस्कशन होता है उस टाइम पे? देखो, मेरा जो फर्स्ट डिस्कशन होता है ना किसी भी न्यूबॉर्न मदर से, मैं जो मेरी फर्स्ट कंसल्टेशन होती है, आई ऑलवेज कीप 1 hour फॉर इट। अच्छा, पूरा एक घंटा रखती हूँ मैं, क्योंकि मदर के पास बहुत सारे क्वेश्चंस हमेशा होते हैं अपने न्यूबॉर्न बेबी को लेके। बट उसके साथ साथ ना मदर का ख्याल रखना भी बहुत जरूरी होता है। क्या हो रहा है कि हर कोई बच्चे पे तो हर कोई कॉन्सेंट्रेट कर रहा है, फैमिली भी कॉन्सेंट्रेट कर रही है, फादर भी कॉन्सेंट्रेट कर रहा है, दादी भी कॉन्सेंट्रेट कर रही है, नानी भी कॉन्सेंट्रेट, सबका ध्यान तो न्यूबॉर्न बेबी पे है।
लेकिन मदर पे तो किसी का ध्यान नहीं है। उसको तो बस बोलेंगे कि तू क्या कहते हैं, ये मत खा, वो मत खा, कमरे में बैठ जा बच्चे के साथ और इसको दूध पिलाती रहे। कई बार ये नहीं समझते कि वो सारा दिन उस बेबी के साथ कमरे में बंद रहना कितना इमोशनली एग्जॉस्टिंग हो सकता है मदर के लिए, फिजिकली मेंटली तो है ही। एंड हर बॉडी इज ऑल्सो अंडर गोइंग अ लॉट ऑफ चेंज पोस्टपार्टम पीरियड में। 40 डेज में बॉडी हार्मोनली, फिजिकली बहुत सारे चेंजेस से इट्स अंडर गोइंग। क्रैम्प्स हो रहे हैं, यूट्रस वापस आ रहा है अपनी शेप में, पेट में क्रैम्प्स हो रहे हैं, दर्द हो रहा है, यू आर फीलिंग, आपका कैटाबॉलिज्म इतना हाई है, यू आर फीलिंग सो टायर्ड एंड ड्रेन्ड आउट। उसमें आपको लाके बच्चा पकड़ा देंगे, रो रहा है दूध पिला। अब माँ जब खुद से उठा नहीं जा रहा और उसको आप कह रहे हो कि तुम्हें दिख नहीं रहा बच्चा रो रहा है, बिकॉज प्रायोरिटी तो सबके लिए बेबी है ना। बट कहीं ना कहीं मदर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये चीज़ थोड़ी सी वो हो जाती है, निगलेक्ट हो जाती है, क्योंकि लोगों को लगता है कि बेबी को ज़्यादा केयर की ज़रूरत है, वो तो भी छोटा सा है। So in first meeting you counsel her कि भाई आप अपना ध्यान रखो, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, बिकॉज योर हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट। इफ यू विल बी हेल्दी, द बेबी विल बी हेल्दी। इफ यू विल बी हैप्पी, योर ब्रेस्ट मिल्क प्रोडक्शन विल बी एडिक्वेट, द बेबी विल बी हैप्पी एंड हेल्दी। तो डॉक्टर, तो हमारे को अगर बेबी हेल्दी चाहिए तो हमारे को मदर तो हैप्पी चाहिए ना। एक और इसमें एक जापा जो होता है 40 दिन का होता है, एंड देन आई थिंक मदर इज नॉट अलाउड टू गो आउट, समटाइम्स दे आर नॉट इवन अलाउड टू हैव वाटर। तो ये इस ट्रेडिशन में कितना ये फ़ायदे की चीज़ है, और इज़ देयर नेसेसरी कुछ फ़ायदे की चीज़ है? हाउ डू यू एक्सप्लेन इट एज अ डॉक्टर? हाउ डू यू सी इट एज अ डॉक्टर? सी, फर्स्ट 40 days आफ्टर डिलीवरी एक्चुअली मदर की बॉडी बहुत चेंजेस के थ्रू जाती है, लेकिन आइसोलेशन नहीं, दैट इज वेयर आई एम कमिंग टू। बट मदर ऑल्सो नीड्स लॉट ऑफ रेस्ट। सो इफ यू थिंक इट्स कमिंग फ्रॉम देयर, देन इट्स अ गुड थिंग। बट इफ यू थिंक कि उसको बिल्कुल बंद कर देने से रेस्ट हो जाएगा, तो वो नहीं होगा ना। आई थिंक दैट शुड बी अ पीरियड कि जहाँ उसको रेस्ट भी मिले और वो रिलैक्स भी कर सके, है ना। तो जो चीज़ उसको रिलैक्स करे वो ज़्यादा ज़रूरी है ना। कि आपने बच्चे को ले लिया, या आपने एक जापा मेड रख दी जो बच्चे को थोड़ा ध्यान दे रही है, जो उस टाइम मदर रेस्ट कर सके, दैट आई विल अंडरस्टैंड। बट आपने बोल दिया कि आप दोनों कमरे में बंद हो जाओ, डार्क कमरे में बंद हो जाओ, तो वो तो इतना डिप्रेसिंग है कि मदर डिप्रेशन में ही चली जाएगी, है ना। वो नहीं अच्छी बात है। और जैसे लेकिन क्यों शुरू हुआ था ये, मतलब क्या है देखो, इसका रीजन यही रहा होगा जो मैं समझती हूँ। पहले एक्सटेंडेड फैमिलीज होती थी, बहुत सारे लोग होते थे घर में। तो अगर आप मदर को आइसोलेट नहीं करोगे एक कमरे में, तो फिर तो उसके आसपास हर वक्त तांता लगा रहेगा। हाउ विल शी रेस्ट, राइट? देन चांसेस ऑफ इन्फेक्शन, क्योंकि हर कोई आएगा बच्चे को उठाएगा। एवरीबडी विल वांट टू पिक अप द चाइल्ड, एवरीबडी विल वांट टू किस द चाइल्ड, एंड बिकॉज यू आर द डॉटर इन लॉ ऑफ द फैमिली, यू कैन नॉट से नो, यू आर नॉट अलाउड टू से नो। तो फिर बच्चे को भी इन्फेक्शन होंगे, मदर को भी इन्फेक्शन होगी, और मदर को ना रेस्ट मिलेगा ना वो होगा। इसकी वजह से शुरू किया होगा, मेरे अंदाजा है। बट एंड इन दैट सेंस इट मेक सेंस ऑल्सो। बट आज की डेट में इसका उतना वो नहीं है। बट कुछ चीजें नहीं, कुछ चीजें इन्फेक्शंस हैं, कुछ चीज़ों का फायदा है उसमें। जैसे कि आपने बोला कि इन 40 days सिर्फ सौंफ वाला पानी पीना है, फॉर एग्जाम्पल, है ना। तो उसमें थोड़ा सा फायदा है, साइंटिफिकली फायदा है, क्योंकि सौंफ लैक्टागॉग होती है। मतलब लैक्टागॉग का मतलब होता है सम फूड विच इंक्रीजेस, हेल्प्स इन इंक्रीजिंग ब्रेस्ट मिल्क प्रोडक्शन। ठीक है, सो दैट हेल्प्स। अजवैन कार्बोनेटिव होता है, विच मीन्स इट हेल्प्स इन डाइजेशन। तो मदर के डाइजेशन में भी हेल्प करता है, और बेबी के डाइजेशन में, थ्रू मदर्स ब्रेस्ट मिल्क बेबी के डाइजेशन में भी हेल्प करता है। तो बेबी को कॉलिक कम होता है, ठीक है, तो उसका सेंस है। बट मदर को ब्रेस्ट मिल्क प्रोड्यूस करने के लिए एक्स्ट्रा वाटर रिक्वायरमेंट है, ठीक है। नॉर्मली अगर उसको 2 लीटर पीना है, तो उसको व्हेन शी इज ब्रेस्ट फीडिंग शी नीड्स एटलीस्ट 3 liters ऑफ फ्लूइड, बिकॉज 1 liter शी नीड्स फॉर द ब्रेस्ट मिल्क प्रोडक्शन ऑल्सो, राइट। अब अगर आप उसको कह रहे हो कि नहीं तूने अजवैन वाला ही पानी पीना है या सौंफ वाला ही पानी पीना है, बट वो नहीं पी पा रही बिकॉज उसका टेस्ट बहुत खराब है, देन आई एज अ डॉक्टर वुड से कि रादर लेट हर ड्रिंक नॉर्मल वाटर, एटलीस्ट पीना है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। हाँ, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट देन स्ट्रेसिंग ऑन कि सौंफ वाला ही। सो दीज आर थिंग्स विच आर हेल्पफुल, बट यू हैव टू टेक देम विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट कि मेरे लिए कितना फायदेमंद है, मैं इसको कितना फॉलो कर सकती हूँ आराम से। मैं दिन में 2 बार पी सकती हूँ सौंफ का पानी, बाकी बार मुझे नॉर्मल चाहिए, तो आप वो भी अलाउ करो ना। गर्म पानी अगेन उसका रीजन यही था बिकॉज इट फ्लशेज आउट, इट हेल्प्स, सूद्स द मदर। बट इफ यू आर नॉट हैप्पी
फॉर एग्जाम्पल जब मेरी डिलीवरी हुई थी, मैंने एक दिन नहीं गर्म पानी पिया, मैंने एक भी दिन सौंफ वाला पानी नहीं पिया, मैंने एक भी दिन अजवाइन वाला। करते थे आप अपने आसपास के लोगों को? देखो, आई कम फ्रॉम अ डॉक्टर्स फैमिली, लकीली तो मुझे बहुत ज्यादा प्रेशराइज नहीं किया गया था। मेरी अपनी मदर नॉन डॉक्टर थी, उन्होंने थोड़ा प्रेशराइज उल्टा करने की कोशिश फिर भी की थी, बट आई वॉज वेरी स्ट्रिक्ट। आई सेड आई डोंट वांट इट एंड आई विल नॉट ड्रिंक इट। तो मैं खुश रहूंगी तो मेरा ब्रेस्ट मिल्क हो जाएगा, और मेरा and it happened and my babies were breastfed and everything was fine, right? So first thing is my happiness and my relaxation is more important than that rule कि यही पानी पीना है या यही खाना खाना है या ये इसको ऐसे ही करना है। मैंने बोला मुझे गर्म पानी पिलाओगे, मैं पानी ही नहीं पीऊंगी। तो फिर उन्होंने कहा भाई तुझे जो पीना है तो पी ले फिर। So I used to drink, because my elder daughter was born in June, I used to drink cold water also, which is ओके टू ड्रिंक इफ यू आर टोटली, मतलब ऐसा नहीं कि आप नहीं पी सकते, बट ये नहीं कि ये बात सुन के सब कहेंगे कि ठंडा ही पीना है। अगर आप पी सकते हो, आराम से पी सकते हो, तो इट्स अ गुड थिंग, बट इट्स नॉट, हेवंस आर नॉट गोइंग टू फॉल इफ यू आर नॉट एबल टू फॉलो इट, इज ऑल आई एम सेइंग। कि अगर आपको लग रहा है कि आप ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं हो पा रहे हो, नहीं कर पा रहे हो, तो आप उसको छोड़ भी सकते हो। ऐसा नहीं है कि इसके बिना शायद ब्रेस्ट मिल्क प्रोडक्शन ही नहीं होगा। ब्रेस्ट मिल्क प्रोडक्शन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है मदर का रेस्टेड और हैप्पी होना। आपको पता है स्ट्रेस सबसे बड़ा फैक्टर है ब्रेस्ट लैक्टेशन फेलियर के लिए। So how has this breastfeeding scenario changed over the last 25 years? मतलब are we देखो ब्रेस्ट feeding enough now? जैसे अगर आप हमारे NFHS वाला डाटा देखो तो उसके हिसाब से ब्रेस्ट फीडिंग बड़ी है, ठीक है, बड़ी है, बट उनका कहना ये कि फर्स्ट 1 आवर में 88% डिलीवरीज हॉस्पिटल डिलीवरीज हैं, फिर भी फर्स्ट 1 आवर में ओनली 40% बेबीज आर इनिशिएटेड ऑन ब्रेस्ट मिल्क। प्री लैक्टियल फीड अभी भी हमारे देश में इतनी इंपॉर्टेंट है कि पहली फीड हम आज भी हमारे देश में 60% लोग हनी देना चाह रहे हैं, विच इज़ नॉट गुड, which is absolutely contraindicated as far as we are concerned. Botulism होता है हनी देने से, हनी बिल्कुल नहीं देना है। और फर्स्ट 1 ईयर में तो हम सॉल्ट और शुगर और मीठी चीज़ें वैसे ही मना करते हैं बिल्कुल, फिर भी देना चाहते हैं। फिर उस डेटा के हिसाब से 6 मंथ ब्रेस्ट फीडिंग रेट्स आर गुड, बट 6 मंथ जैसे ख़त्म होते हैं बॉटल फीडिंग रेट्स गो अप वेरी हाई। सो ये चीज़ भी इम्पॉर्टेंट है कि अगर आप ब्रेस्ट मिल्क से कॉम्प्लीमेंट्री फीड्स पे आ रहे हो, मतलब आप दूसरे तरह का मिल्क ऐड करना चाह रहे हो, तो अगर आप उसको 6 मंथ्स तक ब्रेस्ट फीड कर पा रहे हो, तो वो जो 6 मंथ्स के बाद है ना, 6 मंथ्स का बेबी सिपर में दूध पी सकता है, ठीक है, लेकिन हम लोग नहीं पिलाते, हम आज भी बॉटल से पिलाते हैं। तो बॉटल नहीं देनी है, वहाँ पे स्पून कप उस पे आओ। अच्छा, दैट इज़ बेटर फॉर द हेल्थ ऑफ द बेबी, क्योंकि बॉटल आज भी हमारे देश में डायरिया, निमोनिया और causes of death in newborns and in infancy. तो फर्स्ट 1 ईयर में ब्रेस्ट फीडिंग से क्या कनेक्शन? देखो ब्रेस्ट फीडिंग एक तो आपका इम्यूनिटी बेटर करती है, ठीक है, और जहाँ तक डायरिया का सवाल आता है, हमारे यहाँ पे बॉटल फीडिंग कैसे की जाती है, स्पेशली रूरल एरियाज में 1-2 बॉटल खरीदते हैं, सुबह बॉईल करते हैं, दिन भर धो धो के पिलाते रहते हैं। आती है मेरे पास मदद जैसे कि नहीं हम तो 2 बार बॉईल करते हैं, सुबह बॉईल करते हो, रात को बॉईल करते हैं। बोतल कितनी है तुम्हारे पास? 2 बोतल है, तो तुम सिर्फ 2 बोतल तो नहीं बीच में धो लेते हैं ना। सो यू लॉस्ट द पर्पस टू एक्सप्लेन टू देम दैट एवरी टाइम you are breastfeeding, you're bottle feeding, the bottle has to be sterilized. नहीं है, स्पेशली रूरल एरियाज में, लोअर सोशो इकोनॉमिक स्टेटा में। दूसरी गलती जो करते हैं, पानी बॉईल नहीं करते जिसमें वो बना रहे हैं। अच्छा। जो फॉर्मूला है, अगर आप पानी बॉईल नहीं कर रहे हो, उसमें जर्म्स हैं और आप उसको वही पानी में बना के दे रहे हो, तो आप इन्फेक्शन सीधा बच्चे के मुंह में डाल रहे हो, है ना। तीसरी गलती जो करते हैं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मिल्क, वो ना मैंने बनाया था उससे, लेकिन मुझे गाढ़ा लग रहा था ऊपर से थोड़ा पानी, तो मैंने थोड़ा पानी मिला दिया उसको। एक डब्बा ना 3 दिन में ख़त्म कर लेता है, तो हम थोड़ा पतला कर देते हैं। इतना कॉमन है, या मानोगे नहीं आशीष, रूरल ये जो लोअर सोशो इकोनॉमिक स्टेटा में है, 70 to 80% मदर्स इम्प्रॉपर डाइल्यूशन में बच्चों को दूध पिला रही हैं कि डब्बा 3 दिन में ख़त्म हो जाता है। एंड इट इज़ एक्सपेंसिव, because buying a dabba every 3 days is expensive for them, but they want to compete and think that we are giving the best to our child. तो वो लेते तो फॉर्मूला मिल्क ही है, लेकिन वो उसको उस वे में अफोर्ड नहीं कर पा रहे। तो उस केस में उनके लिए बेटर है ना कि वो ब्रेस्ट फीड कर ले, बट एटलीस्ट इट्स
at no cost, And and it's healthy, healthier. much better version. Hmm. बट उसमें वही प्रॉब्लम आती है कि मदर्स को काम भी करना है, मदर्स को और भी बच्चों को देखना है, मदर्स के पास और भी 10 चीज़ें हैं, तो वो सोचते हैं कि बोतल मुंह में लगा के इसको साइड पे लिटा दो और हम अपना काम करते रहें. So what are the dietary things which improve breast milk quantity and quality? सी लाइक आई सेड, फूड्स हैं, और एक है सबसे बड़ा जो है स्ट्रेस. बार बार मैं बोल रही हूँ ये चीज़ क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है. मदर जब तक रेस्टेड नहीं होगी, मदर जब तक स्ट्रेस फ्री नहीं होगी, अब जितना अच्छा खाना खिला लो, लैक्टेशन में प्रॉब्लम आएगी. She shouldn't be sleep deprived. Yes. सोना जरूरी है. सोना rest ज़रूरी है, रेस्टेड ज़रूरी है. शी शुड फील like, you know, when she picks up the baby, she should feel like feeding the baby, ना. और अगर वो रेस्टेड नहीं होगी तो इरिटेबल होगी. क्या है और क्या है ना, हर 2 घंटे में इसको यही करती रहूँ मैं, यू नो, लाइक दैट. प्रेशर. और जहाँ तक खानों का सवाल है तो हेल्दी फूड्स, आपके लीफी वेजिटेबल्स हो गए, आपके दाल्स हो गए, आपका प्रोटीन अच्छा होना चाहिए, बिकॉज इट हैज़ टू गो इन द ब्रेस्ट मिल्क. और एक चीज़ आपको बड़ी अच्छी बताती हूँ, आपकी डाइट अगर अच्छी नहीं भी होगी ना, ये ब्रेस्ट मिल्क की ब्यूटी है कि अगर आप मैल नरिश्ड भी होगे ना, आपकी हड्डियों से भी कैल्शियम निकाल के ब्रेस्ट मिल्क में चला जाएगा. तो अगर आपने अपनी डाइट अच्छी नहीं की उस टाइम पे, तो बेबी को तो न्यूट्रिशन मिल जाएगा एक बार, आपका न्यूट्रिशन सिवियरली कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा. तो इसीलिए ज़रूरी, अगेन दिस इज मदर्स हेल्थ इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, इसीलिए ये सब खाने ज़रूरी है. और ब्रेस्ट मिल्क प्रोडक्शन इंक्रीज करने के लिए ये सब चीज़ें जो मैंने बोला, आपको सौंफ है, मेथी दाना है, इवन स्पिनच एंड ऑल, दीज आर ऑल लैक्टोकॉक्स. ये इंक्रीज करते हैं ब्रेस्ट मिल्क प्रोडक्शन को. तो ये सब खाना, अगर आपसे ऐसे नहीं, पानी नहीं पिया जा रहा सौंफ वाला, तो मैं ये बोलती हूँ मदर्स को, अपनी चपाती में डलवा लो सौंफ अजवैन, ऐसे डाल के उसकी चपाती बना के खा लो. कोई किसी ने आपको रोक रखा है कि इसको पानी में ही पीना है? दूध पीने से, दूध इज गुड बिकॉज अगेन कैल्शियम तो उसको चाहिए ही है. सेकेंडली फ्लूइड चाहिए एक्स्ट्रा. सो दूध इसी बहाने उसको एक्स्ट्रा फ्लूइड भी मिल जाएगा, उसको कैल्शियम भी मिल जाएगा. ऑफ कोर्स कैल्शियम सप्लीमेंट्स तो हम देते ही है, बिकॉज वो जो दूध वाला कैल्शियम होता है वो काफ़ी नहीं होता है. बट रादर देन ड्रिंकिंग प्लेन वाटर, इफ शी इज टेकिंग इट इन द फॉर्म ऑफ मिल्क, एटलीस्ट सम न्यूट्रिशन इज ऑल्सो गोइंग ना. सो इन दैट सेंस इट इज गुड. और मदर को मिल्क अच्छा ना लगता हो तो छोड़ सकते हैं ना. वही मैंने कहा, कैल्शियम सप्लीमेंट ले ले. दूध की इंपॉर्टेंस सिर्फ कैल्शियम के लिए ही है. अच्छा, ऐसा नहीं है कि दूध नहीं पिएगी तो दूध नहीं बनेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है. अच्छा, अपना फ्लूइड ले, 3 liters of fluid ले, 3 to 4 liters of fluid she should take. There have been studies which have shown कि जो mothers नहीं पीती हैं enough water, उनका breast milk production compromise होता है या वो डिहाइड्रेट होती हैं. क्योंकि breast milk में तो जाएगा ही जाएगा ना. इसीलिए एक्स्ट्रा वाटर, एक्स्ट्रा फ्लूइड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आप चाहे उसको पानी की तरह लो, चाहे आप उसको ORS की तरह लो, चाहे आप उसे जूस की तरह लो, चाहे आप उसे चाय कॉफ़ी की तरह लो, चाहे आप किसी भी तरह से लो, पर आपको लेना है. Any foods which negatively affect this breast milk production? नहीं, most of the जो हमारे healthy foods जो कहे जाते हैं, they all अगर वो आपको फ़ायदा नहीं कर रहे तो नुकसान भी नहीं कर रहे, आपके नॉर्मल न्यूट्रिशन के लिए काफ़ी वो हैं. So your normal diet, the only thing is that your dietary requirement is more than what you were eating before, because you are also now providing for the baby. Yes. Now. So that way you have to eat more and eat healthy. That is the only this thing. कुछ चीज़ें होती हैं जो for example alcohol नहीं लो, because वो breast milk में भी secrete होती है, baby के पास उसमें भी जाती है, breast milk production भी वो करती है. Alcohol breast milk तक कैसे पहुँच जाता है? वो secrete होके, सिक्रीट होके ब्रेस्ट मिल्क में, क्योंकि आप जो भी ले रहे हो वो आपके ब्लड में जाएगा और ब्लड से वो सिक्रीट होके आपके ब्रेस्ट मिल्क में चला जाएगा. सो इसीलिए कोई भी आप डिप्रेसेंट, ड्रग्स, अल्कोहल, इस तरह की चीज़ें नहीं ले सकते हो. दिस इज नॉट फूड, बट दीज यू शुड नॉट बी टेकिंग. सो अल्कोहल, और कोई भी मेडिसिन भी आपको पूछ के लेनी है, क्योंकि कुछ मेडिसिन जो आपका वो बैरियर है, जो मिल्क बैरियर है, उसको क्रॉस करती हैं और वो ब्रेस्ट मिल्क में सिक्रीट होती हैं. So you have to ask your doctor which medicine you can or cannot take. And things like तीखा खाना या फिर राजमा छोले, do they affect? देखो कुछ तो उसमें सच है, बट ये नहीं है कि there is no 100% rule. But yes, it has been seen that some of these foods do tend to cause some colic in some kids. तो ये आपको देखना होता है, ये ट्रायल एंड एरर भी होता है.
ज़रूरी नहीं है कि हर बच्चे को कॉलिक होएगा ही राजमा अगर माँ ने खा लिया तो अगर आपका बच्चा, आप खा रहे हो, आपने खाया और बच्चा ठीक है तो आप खाओ आराम से, कोई टेंशन नहीं है। बट ये कब थोड़ा सा मदर को नोटिस भी करना पड़ता है, यू नो। यू कॉलिक चीज क्या है, थोड़ा एक्सप्लेन करो ना डॉक्टर। Colic लॉट is ऑफ पेरेंट्स यू नो यूज दिस वर्ड एंड दे आर वरीड कि बच्चा कॉलिक है, फिर वो रोता ज्यादा है, एंड वो इट्स बेसिकली इंटेस्टाइनल पेन विच हैपन्स बिकॉज जो बच्चे के इंटेस्टाइन्स है वो पूरी अभी डेवलप नहीं हुई है ना। तो कुछ फूड्स जो है वो अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं होते, तो वो वहाँ जाकर के पेन कॉज करते हैं बच्चे को। तो कुछ फूड्स जो सूट नहीं करते, जो ये हमारे पास ज़रूरी नहीं है। देखो ये अगेन कई बच्चों को कॉलिक होता ही नहीं है बिल्कुल, तो इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि किस चीज़ से होगा, ज़रूरी नहीं है खाने से होता है। कई बच्चों को ऐसे भी कॉलिक होता है। अच्छा, देयर आर कॉलिकी बेबीज हु विल जस्ट क्राई इन द नाइट, और वो विद एज जैसे जैसे इंटेस्टाइन डेवलप होती कॉलिक चला जाता है। बट वो शुरू के जो 3-4 महीने होते हैं वो पेरेंट्स के लिए बड़े बुरे होते हैं कि रोज बच्चा रो रहा है। तो कैन दे बी कॉलिक बिकॉज ऑफ ब्रेस्ट फीड एज वेल? That depends on some foods may cause, जैसे आपने बोला अभी राजमा छोले, कुछ बच्चों में it can cause pain in the baby's tummy, and that mother has to observe कि हाँ कि मेरे कुछ खाने से अगर हो रहा है तो फिर उसको अवॉइड कर लो। Okay. और अगर नहीं हो रहा है तो आराम से खाओ, कोई टेंशन नहीं। So how do a parent know कि ये बच्चा कॉलिक है? मतलब कैसे, क्या सिम्टम्स हैं उस चीज़ के? कॉलिक में तो बच्चा या आपके पास या आप ही बताओगे? नहीं, हमारे पास भी आएंगे, बट उसमें बच्चा बेसिकली रोता जाता है, ठीक है, और किसी चीज़ से सूट नहीं होता, और कुछ टाइम बाद अपने आप सेटल होके सो जाता है। और वो रोज पूरा होता है, रोज रात में हो गया, रोज एक टाइम पे हो गया, तो बच्चा, अब पेरेंट परेशान है कि ये तो रोज ना खुद सो रहा ना हमें सोने दे रहा है। तो इस तरह से फिर वो पेरेंट्स आते हैं हमारे पास कि उसमें हम ये भी बोलते हैं कि आप, इनफैक्ट उसमें हम ये वाला ट्राई करते हैं कभी कभी देसी नुस्खा कि आप अजवाइन और उसका पानी आप पी के देखो, क्योंकि ये कार्बोनेटिव हैं जैसे मैंने कहा, तो कई बार हेल्प कर जाते हैं। कभी कभी इसका कोई साइंटिफिक रूल नहीं, वो नहीं है, कहीं साइंस में आपको नहीं मिलेगा। दिस इज फ्रॉम प्योर एक्सपीरियंस दैट आई हैव सीन दैट सम इन सम किड्स इट डज हेल्प। तो हम अजवाइन का पानी, हाँ, कि आप पियो अजवाइन का पानी। और so there is no harm, sometimes you can try, and if that suits the baby symptoms, it's great. If doesn't, then leave it, but it will not harm. So that's as a doctor, but then how do you deal with, like, are there medicines or कैसे क्या होता है? नहीं, medicines होती हैं, but उनका भी बड़ा limited, scientifically बड़ा limited rule है। Most of the times colic goes with age, so you have to wait it out। अच्छा, एज के साथ ही और ट्रायल एंड एरर फूड्स के साथ ही करना पड़ता है। इट्स अ वेरी फ्रस्ट्रेटिंग कंडीशन। तो ये तो ऐसा फेज है कि मतलब काटना ही झेलना पड़ता है। बट ज़रूरी नहीं है, बहुत कम बच्चों को उतना कॉलिक होता है कि जो इतना परेशान करे। मोस्टली बच्चों को जो होता है 15 मिनट, आधे घंटे में, 1 घंटे में बच्चे अपना हो जाते हैं, सेटल हो जाते हैं। मोस्टली, वेरी रेयरली वी हैव सीन कि मतलब बहुत ज़्यादा, हाँ, बहुत ज़्यादा तंग करे, मोस्टली सेटल हो जाते हैं। एक और चीज़ डॉक्टर, सो हाउ लॉन्ग डू यू रिकमेंड द ब्रेस्ट फीडिंग, यू नो, कितना करना है? देखो, आइडियल, इन द आइडियल वर्ल्ड 2 साल 3 साल, इन द आइडियल वर्ल्ड 6 months ऑफ एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग। एक्सक्लूसिव मीन्स ओनली ब्रेस्ट फीडिंग, नो वाटर, नो प्री-लैक्टेड फीड्स, नो नथिंग टू द बेबी एक्सेप्ट ब्रेस्ट मिल्क एंड वो जो हम सप्लीमेंट्स बच्चे को बोलते हैं, उसके अलावा आपने बच्चे के मुंह में कुछ नहीं डालना 6 महीने तक। Okay. उसके बाद हम शुरू करते हैं धीरे धीरे कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग्स। तो मोस्टली हम राइस का वाटर या दाल का पानी, जो ऊपर का पानी होता है ना, उसमें 2-4 दाने अगर आ जाए तो उसको मैश करके आधा चम्मच से हम शुरू कराते हैं। तो वो एक पूरा प्रोसीजर होता है कि 3 दिन पहले दाल का पानी एक मिड फीड्स में आधा चम्मच हम दे के देखेंगे, फिर वो सेटल करेगा तो फिर नेक्स्ट दे के देखेंगे। ऐसे हम चीज़ें ऐड करते हैं धीरे धीरे, फिर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हम क्वांटिटी बढ़ाते हैं, सो दैट बाय द टाइम द चाइल्ड इज 1 year ऑफ एज, वो घर में बनने वाली हर चीज़ शुरू हो जाती है उसकी। उस टाइम ब्रेस्ट फीडिंग वो आप देखो, करना चाहो तो आप 2 साल तक भी कर सकते हो, उसकी कोई रिकमेंडेशन नहीं है, बट 6 months की एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, और उसके बाद आप वीनिंग कर सकते हो। Okay. जैसे जैसे वैसे भी बच्चा जैसे क्योंकि उसकी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट चेंज होगी, तो उसको नॉर्मल खाने की तरफ जाएगा, तो अपने आप जब वो उसका न्यूट्रिशन वहाँ से पूरा होने लगेगा तो बच्चा भी अपने आप धीरे धीरे
आफ्टर 1.5 years तो मोस्टली बच्चा जो ब्रेस्ट मिल्क ले रहा होता है ना, वो सिर्फ साइकोलॉजिकल रीजंस के लिए ले रहा होता है, बिकॉज दैट कनेक्ट विद द मदर। अदरवाइज रिक्वायरमेंट वाइज उसकी रिक्वायरमेंट बाहर से पूरी होने लगती है, तो फिर उसको ज़रूरत नहीं होती है। इट्स नॉट मैटर ऑफ नेसेसिटी देन, इट इज़ मोर अ मैटर ऑफ द साइकोलॉजिकल क्लोजनेस दैट द चाइल्ड वांट्स टू फील विद द मदर। उसके लिए वो कंटिन्यू कर सकते हैं, बट उसकी ज़रूरत नहीं है। और 1 year ऑफ एज तक आते आते हम लोग 1 year तक, हम फर्स्ट 1 year में नो सॉल्ट नो शुगर, एक साल तक नो सॉल्ट नो शुगर। सो द डाइट हैज टू बी टोटली बॉइल्ड ब्लैंड फूड, नो सॉल्ट नो शुगर। व्हाई इज दैट? बिकॉज जो सॉल्ट है, जो उसका ऑस्मोटिक वो होता है, वो बच्चे की किडनीज उसके लिए प्रिपेयर्ड नहीं होती उसको एक्सक्रीट करने के लिए, तो उसके ऊपर वो लोड डालती हैं। इसीलिए फर्स्ट 1 year में नो सॉल्ट, सेम विद शुगर। एक्स्ट्रा शुगर इज नॉट रिक्वायर्ड बाय द बॉडी, इट पुट्स एन एक्स्ट्रा लोड। तो हम नो सॉल्ट नो शुगर, ठीक है। और वैसे भी शुगर तो एक ऐसा कल्प्रिट है कि अगर आप उसे जितना ज़्यादा अवॉइड करो, प्रेफरेबली 2 years तक अगर आप नो एडेड शुगर पे बच्चे को रख पाओ, तो WHO तो रिकमेंड करता है कि 2 साल तक नो एडेड शुगर, बिकॉज वंस द चाइल्ड गोज ऑन टू शुगर, फिर उसको रोकना बड़ा मुश्किल है फ्रॉम ऑल द जंक फूड। Exactly. So regarding breastfeeding, another question I have is for a mother's physical health, how beneficial breastfeeding is? See, mother's physical health studies have shown that breast feeding जो है ब्रेस्ट कैंसर के रिस्क को कम करती है, ओवेरियन कैंसर के रिस्क को भी कम करती है। अच्छा। और मदर के इट हेल्प्स इन यू नो शेडिंग द वेट, द पोस्टमार्टम वेट ऑल्सो, एक्स्ट्रा कैलोरीज बर्न होती हैं, और मदर का बॉन्ड बेटर होता है बेबी के साथ, क्योंकि आप जब ब्रेस्ट फीड कराते हो तो एक आप उससे आपका एक कम्युनिकेशन होता है, आई टू आई जो कॉन्टैक्ट होता है। सो इन दैट सेंस इट हेल्प्स द mother also, it helps her bond with her child. It helps in her mental health as well. Because she is bonding with the child. Only thing is, in the beginning months, it should not be stressful for the mother. तभी वो आगे तक bond करेगी ना। अगर उसको, she should feel good about it. And for that, like I am saying again and again, if she will be rested and she will be happy, she will be happy to breastfeed also. So बात होगी एक बात, रेस्ट एंड स्लीप बहुत इम्पोर्टेंट मदर के लिए। चलो आगे बढ़ते हैं। एक बड़ा हॉट टॉपिक ये है कि ठंड आ गई है, राइट? सो बच्चे बीमार पड़ रहे हैं, फीवर और फिर ठंड लगने का डर। तो इस पे थोड़ा एजुकेट करो कि कितना बीमार पड़ना इज़ फाइन एंड कितना इज़ अलार्मिंग। देखो, ऐसा कोई कहीं क्राइटेरिया तो नहीं दिया हुआ है, ठीक है, कि भाई अगर आप 2 बार बीमार पड़ रहे हो तो वो अच्छा नहीं है, या 4 बार। बट मोस्टली हम लेते हैं कि मोर देन 6 episodes ऑफ सिवियर इन्फेक्शन रिक्वायरिंग एंटीबायोटिक्स इन अ चाइल्ड इन अ ईयर इज अलार्मिंग। देन आई विल बी रियली अलार्म टू सी की व्हाट इज द कॉज। इतने नहीं होने चाहिए। बाकी छोटे मोटे कॉफ एंड कोल्ड कैन गो ऑन, और आजकल के मौसम में तो बिकॉज ऑफ द एलर्जीज, छोटा मोटा कॉफ एंड कोल्ड बहुत बार एलर्जिक हो रहा होता है, इट इज नॉट इवन इन्फेक्टेड, राइट? सो द डिफरेंशिएशन इज इम्पोर्टेंट कि जो बार बार बच्चे को हो रहा है वो एलर्जिक है या इन्फेक्शन है। थोड़ा ये बताओ हमें, थोड़ा साइंस समझाओ ना। वो स्कूल में जो पढ़ते थे एलर्जीज और आप इन्फेक्शन बोल रहे हो, क्या डिफरेंस है उसमें? देखो, एलर्जी तो मोस्टली जो एनवायरनमेंट में कोई ना कोई एलर्जन है जिससे आपकी बॉडी रिएक्ट कर रही है ना? तो आपकी बॉडी कहती है ये तो कोई फॉरेन बॉडी है जो मेरे को सूट नहीं कर रही, तो आपकी सारी इम्यूनिटी आ जाती है उससे लड़ने की, कोई ऐसी फॉरेन बॉडी जिसको मुझे लड़ना है, ठीक है। पर उसमें आपको फीवर नहीं आएगा, उसमें ज्यादातर आपको सिर्फ सिम्टम्स होंगे, कॉफ कोल्ड हो गया, स्नीजिंग हो गई, या फिर अगर आपको जीआई एलर्जी है तो आपको लूज मोशन भी हो सकते हैं, उस तरह के सिम्टम्स हो सकते हैं। बीट एलर्जी होती है बच्चों को, तो उसमें लूज मोशन हो गए, बच्चा हाइट नहीं गेन कर रहा, एब्जॉर्ब नहीं कर रहा। बट अगर आपकी एलर्जी, अगर आपका इन्फेक्टिव है तो आपको फीवर आएगा। सबसे इम्पॉर्टेंट डिफरेंशिएशन फैक्टर जो होता है वो होता है ये कि, और वो आपका जैसे इन्फेक्शन जाएगा वो ठीक हो जाएगा। एलर्जी तो थोड़ा लंबा टाइम भी चल सकती है, कमती बढ़ती भी रह सकती है। तो उस तरह से हम डिफरेंशिएट करते हैं कि क्या वो है। अगर फीवर आ रहा है बार बार, वो ज़्यादा अलार्मिंग है, बिकॉज दैट इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स इन्फेक्शन। अगेन, कितना फीवर आ रहा है, अच्छा, कुछ ब्लड टेस्ट होते हैं विच कैन हेल्प अस इन डिफरेंशिएटिंग, वो सब भी एक वो है। बट वो तब है जब बच्चा बहुत ज़्यादा बीमार पड़ रहा है, जैसे आपने बोला कि 5-6 बार 8 बार उसको सिवियर
एपिसोड्स हो रहे हैं तब हम फिर वो सब सोचते हैं। बट रूटीन में तो अगर छोटी मोटी एलर्जी तो आजकल वैसे ही बिकॉज ऑफ द पोल्यूशन इन द एयर हमारे पास इतना ज़्यादा, जो हमारे पास, आपने अभी मेरे से पूछा था कि 20 ईयर्स पहले और अभी में क्या फ़र्क है, उसमें एक सबसे बड़ा फ़र्क यही है कि हमारे पास रेस्पिरेटरी एलर्जीज जो है वो इतनी ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई है। पहले मुझे याद है कि जब मैं पढ़ रही थी तो हम शायद 3, 4, 5 बच्चों में या 10 बच्चों में एक बच्चे को नेबुलाइज करते थे। आजकल तो हमें एवरी थर्ड चाइल्ड वी आर इज नीडिंग आइदर नेबुलाइजेशन और सम फॉर्म ऑफ एंटी एलर्जिक मेडिकेशन, विच इज सो सैड, बट दिस इज द एनवायरनमेंट वी आर गिफ्टिंग देम अनफॉर्चुनेटली, कि इतना ज़्यादा पोल्यूशन है कि बच्चों को सभी को हो रहा है। तो एक आपने बताया एलर्जीज, एंड द अदर थिंग विच यू आर सेइंग इज फीवर्स। तो एलर्जीज में यूजुअली आप बोल रहे हो फीवर नहीं होता, बट फीवर होता है तो उसमें कोई ना कोई इन्फेक्शन। नाउ इन्फेक्शन कैन आल्सो बी वायरल, बैक्टीरियल, है ना? वायरल, इट कैन बी बैक्टीरियल, सो दैट इज अगेन समथिंग वी सी, एंड अगेन ब्लड टेस्ट टू हेल्प। वायरल में आपको एंटीबायोटिक्स की ज़रूरत नहीं होती, बैक्टीरियल भी अगर माइल्ड वाले हैं तो नहीं होती। बहुत हाई ग्रेड फीवर है, 104 के ऊपर जा रहा है, या फिर आपके ब्लड में इन्फेक्शन आ रहा है, सेप्सिस आ रहा है, देन वी नीड एंटीबायोटिक्स। सो वो उसके स्पेसिफिक वो होते हैं जब आप एंटीबायोटिक देना चाहते हो। यूजुअली पेरेंट तो बुखार आते ही थोड़ा तेज आते हाँ, ये अनफॉर्चुनेटली हमारे देश में ओवर द काउंटर जो मिल जाती है ना दवाई, उसका सबसे बड़ा नुकसान यही है। मतलब अगर आपके पास पहली बार बच्चा आ रहा है, एटलीस्ट मैंने जो देखा अपनी प्रैक्टिस में, अगर मेरे पास पहली बार बच्चा आ रहा है जिसको खांसी जुकाम बुखार है, जितने आ रहे हैं ना उसमें से 50-60% बच्चा ऑलरेडी एंटीबायोटिक खा रहा है, क्योंकि उसको या तो केमिस्ट ने दे दी है, या वो अपना पिछला प्रिस्क्रिप्शन कोई 6 महीने पुराना, साल पुराना, या दूसरे बच्चे का प्रिस्क्रिप्शन भी फॉलो कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हो? तो कि मतलब दूसरे बच्चे को खांसी हुई थी 2 महीना पहले, डॉक्टर साहब ने ये वाली दवाई लिखी थी तो हमने यही शुरू कर दी। नहीं तो बच्चा बीमार पड़ गया, उसको 102 फीवर है, तो पेरेंट्स बिना डॉक्टर से पूछे स्टार्ट करते हैं, एंटीबायोटिक शुरू कर देते हैं। बिल्कुल, नहीं तो कुछ नहीं तो केमिस्ट के पास चले जाएंगे। नहीं, रात को 2 बजे फीवर आया था या 11 बजे फीवर आया था तो केमिस्ट ने कहा कि ये आप स्टार्ट कर दो एंटीबायोटिक, तो मैंने स्टार्ट कर दी। डोज भी गलत हो सकती है, ड्यूरेशन भी गलत हो सकती है, कुछ भी उसमें गलत हो सकता है, और फिर आप बिल्कुल जिसको कहते हैं ना, आप बंद चाहते हो, बिकॉज आप अब उसने शुरू कर दिया है और इनएडिक्वेट डोज में या ओवर डोज में शुरू कर दिया। पहले तो आप डोज करेक्ट करो, फिर बंद करना वंस इट स्टार्टेड इज अगेन अ क्वेश्चन मार्क कि करें या नहीं करें, बिकॉज यू नो यू कांट स्टॉप इन बिटवीन। तो वो थोड़ा प्रॉब्लम है, और उसी की वजह से हम लोग बहुत उसमें आ जाते हैं, क्योंकि अब अगर बच्चा ऑलरेडी एक एंटीबायोटिक ले रहा और इम्प्रूव नहीं हो रहा तो आपको हायर एंटीबायोटिक पे जाना पड़ेगा, है ना? तो धीरे धीरे बच्चे हायर एंटीबायोटिक्स पे जाने लगे, और उसका हमारे को नुकसान ये हो रहा है कि हमारे जो बच्चे हैं वो बच्चे क्या बड़े भी, नाउ द बिग प्रॉब्लम दैट वी आर सीइंग इन दिस कंट्री, इन दिस वर्ल्ड, इज एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, बिकॉज इनएडिक्वेट डोजेज में, हाफ डोजेज में, इनएडिक्वेट पीरियड के लिए एंटीबायोटिक लेना बहुत कॉमन है। 2 दिन लिया, लूज मोशन हुए बच्चे को, 2 दिन दिया एंटीबायोटिक, लूज मोशन ठीक हो गए। हो सकता है फूड पॉइजनिंग की वजह से हो, जो कि टॉक्सिन इंड्यूस्ड होती है, जिसमें बिल्कुल एंटीबायोटिक की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको केमिस्ट ने बोल दिया, या आपने पिछला प्रिस्क्रिप्शन फॉलो कर लिया, या आपने अपना ही दिमाग लगाया, जो भी लगाया, आपने 2 दिन लिया, 2 दिन में बच्चा बेटर हो गया, क्योंकि उसने वैसे ही होना था वो, और आपने बंद कर दी। तो आपके जो गट में जितना माइक्रोब है उसको तो उस एंटीबायोटिक की समझ आ गई ना कि ये एंटीबायोटिक एक आ रहा है, तो धीरे धीरे जो उसमें खराब वाला भी वो जा रहा है, वो रेजिस्टेंट हो जाएगा। कि आप देखो ना, ये रेजिस्टेंस तो एवोल्यूशन का पार्ट है ना किसी भी चीज़ की। अगर आपके जो अब मस्कीटोज हैं, पहले आप वो जो स्प्रे करते थे तो सब मर जाते थे, है ना? अब नहीं मरते। क्यों नहीं मरते? क्योंकि जो उसमें से रेजिस्टेंट है वही सर्वाइव कर रहे हैं ना। तो वही चीज़ आपका इसके साथ भी हो रही है, वायरस और बैक्टीरिया के साथ भी। जो बैक्टीरिया आपके एंटीबायोटिक को सर्वाइव कर जाएगा वही तो रह जाएगा ना, बाकी तो मर जाएंगे। तो वो तो अब रेजिस्टेंट हो गया, अब आप देते रहो एंटीबायोटिक। तो वो अब जब वो अगले बच्चे को जाएगा, हाँ, क्योंकि अब वो जो नया जनरेशन ऑफ बैक्टीरिया आएंगे वो रेजिस्टेंट होंगे आपके रूटीन एंटीबायोटिक्स को, और इतनी जल्दी जल्दी आपके पास नए एंटीबायोटिक्स तो आ नहीं रहे। स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग पे भी जाके कहीं तो खत्म हो जा रहे हैं ना वो भी। आजकल हम आईसीयू में जो बच्चे आते हैं, हमें इतनी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि वो जो बड़े हायर लेवल के एंटीबायोटिक हैं वो भी छोटे छोटे हॉस्पिटल्स में लेके आ रहे हैं, और उससे रेजिस्टेंट है बैक्टीरिया। अब उससे ऊपर आप क्या दो बच्चे को?
You have nothing to give to that child, and sometimes the species that we isolate are multi antibiotic resistant. जो एंटीबायोटिक से आप उसकी चेक कर लो वो रेजिस्टेंट है, अब उसको क्या करो? So it's silent, but it is quite alarming. It is very alarming, and we all need to be aware of this. That एंटीबायोटिक हम मैं आते फर्स्ट थिंग सारे पेरेंट्स को जो ले रहे होते हैं ना, मैं लिटरली ऐसे बोलती हूँ हाथ जोड़ के कि प्लीज़ आपको जो दवाई देनी है अपने आप दो, बट प्लीज़ एंटीबायोटिक बिना डॉक्टर को पूछे मत दो। आप लेते हो एंटीबायोटिक? मैं नहीं लेती, मैं बिल्कुल नहीं लेती। मैंने आई डोंट थिंक जब से मैं मेडिसिन में आई हूँ शायद मैंने एक कोर्स एंटीबायोटिक का किया होगा। मैंने अपने बच्चों को कभी नहीं दिया। क्या बात? मेरे बच्चे 18 और 19 साल के हैं, शायद उन्होंने अपनी ज़िंदगी में एक कोर्स किया होगा एंटीबायोटिक का, इससे ज़्यादा नहीं। That's a strong message to everybody who's watching. Exactly. And that's what how a doctor is keeping. Exactly. I mean, my daughter was admitted with dengue 3 years ago. She was admitted in the hospital. She had उसके platelets इतने fall कर गए थे कि मैं उसे admit करना पड़ा था. Even then, I did not give her antibiotics because dengue is a viral illness. There is no role of antibiotic. तो उसको 103, 104 फीवर आ रहा था, फिर भी जब तक मेरे पास प्रूफ नहीं है कि ये इसको एंटीबायोटिक की ज़रूरत है, मैं नहीं दूंगी। आई एम वेरी वेरी स्ट्रिक्ट ऑन दैट। यू हैव टू प्रूव इट टू मी दैट एंटीबायोटिक इज नीडेड, आई विल गिव इट, बट गिव मी प्रूफ। आई विल नॉट जस्ट गिव इट लाइक दैट। दैट्स द रोल और ऑफ मैं अपने awareness. सारे मतलब मेरे साथ कई बार यू वोंट बिलीव आशीष, आई हैव पेरेंट्स हु गेट एंग्री विथ मी, आई हैव पेरेंट्स हु स्टॉप्ड कमिंग टू मी एंड आई हैव हर्ड फ्रॉम आउटसाइड एंटीबायोटिक नहीं देती। पीपल वॉन्ट कि जैसे हम आए बुखार है तो फर्स्ट थिंग शी डज इज राइट एन एंटीबायोटिक, व्हिच आई डोंट। चुटकी में ठीक होने के लिए। बिल्कुल। और वो एक्चुअल में वैसे ही ठीक होना था। हाँ, क्योंकि वायरल्स तो मोस्टली अपने आप ठीक होते हैं जी। ठीक है, तो आप बच्चे को सपोर्टिव ट्रीटमेंट दो, बच्चे को इम्यूनिटी बिल्ड होगा, अपने आप वायरस को भी फाइट करेगा और आगे के लिए भी अच्छा और आपके एनवायरनमेंट के लिए भी अच्छा है, क्योंकि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट नहीं होगी तो कल को उसको जब एक्चुअली ज़रूरत होगी तो आपके पास कुछ होगा ना, वरना तो शेर आया और जब शेर आएगा तो हमारे पास कुछ होएगा ही नहीं। तो ये शेर आया में एक और चीज़ डॉक्टर मेरा अभी एक दिमाग में, सो यू सेड दैट यू नेवर गिवन एंटीबायोटिक टू योर किड्स, राइट? सो इन दिस होल एंटीबायोटिक्स रेजिस्टेंस थिंग, are they also antibiotic resistant now just because everybody else is? Yeah, no. See, antibiotic resistance is not something personal, na. अच्छा. Antibiotic resistance means जो बैक्टीरिया एनवायरनमेंट में है वो रेजिस्टेंट हो रहा है ना। वो तो जब आपको इन्फेक्ट करेगा तो भी रेजिस्टेंट ही होगा ना। तो मतलब मैं अगर मैं नहीं भी ले रही तो भी मैं उसका पार्ट हूँ। वो मैं उसको नहीं प्रिवेंट कर सकती। वो तभी प्रिवेंट होगा जब मेरे आसपास वाला हर कोई नहीं लेगा। तो ये तो बहुत ही मास लेवल पे एजुकेशन की बात है। एग्जैक्टली। और आप देखोगे, अगर आप देखोगे जो मेरा एक्सपीरियंस है, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन पीडियाट्रिशियंस एंड फिजिशियंस एंड अदर स्पेशलिटीज। समहाउ पीडियाट्रिशियंस में मैंने देखा है कि थोड़ा सा एंटीबायोटिक्स को लेकर रिजर्वेशन ज़्यादा है, शायद क्योंकि हम छोटे बच्चे देखते हैं ना, तो हमें पता है कि ये जब तक बड़े होंगे इनके पास कुछ रह नहीं जाएगा अगर हम इन्हें रैम्पेंट एंटीबायोटिक देंगे। तो ओवरऑल थोड़ा सा पीडियाट्रिशियंस का वो कम होता है, मतलब थ्रेशोल्ड टू राइट एंटीबायोटिक्स ऊपर होता है, दे डोंट राइट इजीली। अच्छा। बट कई बार प्रेशर में लिखते भी होंगे, क्योंकि प्राइवेट प्रैक्टिस में तो आपको पता है कि कभी कभी कई पीडियाट्रिशियंस या कई डॉक्टर्स मतलब आप उससे भी अफेक्ट हो जाते हो कि पीपल यू वांट पेशेंट्स टू कम बैक टू यू। अगर कोई पेशेंट नाराज हो रहा है तो बेटर टू राइट वाला वो है, वो सब नहीं करते बट कुछ करते होंगे। बट मोस्टली जो मेरा प्रेशर है वही, एक पेशेंट नाराज होकर जाएगा तो आपने वो पेशेंट भी लूज कर दिया। यू आर इनटू बिजनेस एज वेल, आपको अपना क्लिनिक भी चलाना है, वो भी बात है। और मतलब फिर आपको लगता है कि ठीक है, वो एक लिमिट तक आप शायद फाइट करोगे या नहीं करोगे। हर कोई नहीं करता। मैं फॉर एग्जांपल करती हूँ बट हर कोई नहीं करता। मैं तो बहुत करती हूँ। तो डॉक्टर, ये इन्फेक्शंस और एलर्जीज, इन्हीं के बीच में एक चीज़ आती है इम्यूनिटी, एंड पेरेंट्स आर रियली वरीड अबाउट दिस कि यार मेरा बच्चे की इम्यूनिटी कम है, पता नहीं वो कैसे चेक कर रहे हैं। बट हाउ यू डिफाइन इम्यूनिटी एंड व्हाट आर द वेज टू इंक्रीज और इम्प्रूव देयर इम्यूनिटी? सी, द थिंग इज दैट इम्यूनिटी इज समथिंग व्हिच इज इनसाइड आवर बॉडी, राइट? इट इज द कैपेबिलिटी ऑफ आवर बॉडी टू फाइट इन्फेक्शंस। ठीक है, तो वो सबकी बॉडी में होती है। ठीक है, एक नॉर्मल इंसान की बॉडी में इम्यूनिटी होती है, और जितने ज़्यादा आपका एक्सपोजर होता है टू वायरसेस, टू इन्फेक्शंस, उतनी आपकी इम्यूनिटी बेटर होती है।
अच्छा, ठीक है। क्यों तो होता है, ऐसा क्यों है? क्योंकि जितनी बार बॉडी किसी वायरस से या बैक्टीरिया से फाइट करेगी उतनी बार वो उस वायरस या उस बैक्टीरिया के अगेंस्ट मेमोरी सेल्स बनाएगी। तो जितने ज्यादा हमारे पास मेमोरी सेल्स होंगे उतनी ज्यादा हमारी बॉडी उतने ज्यादा वायरसेस और बैक्टीरिया के अगेंस्ट फाइट करने के लिए केपेबल है। तो जितनी हमारी बॉडी फाइट करने के लिए केपेबल है उतनी बेटर हमारी इम्यूनिटी है। इसलिए बोलते हैं कि भाई बाहर जाओ, खेलो हाँ एग्जैक्टली। हम लोग जब छोटे थे तो हम लोग कितना रोड्स पर खेलते थे और कितना हम लोग कहीं से भी खाना खा लेते थे। कितनी बार फिल्टर्ड वाटर ही बहुत बाद में आया। तभी वो जब मैं बच्चा थी तो मुझे याद है कि हम वो 5 पैसे वाला वो उससे भी ग्लास वाला पानी लेके पी लेते थे, है ना। तो दाग अच्छे हैं। हाँ एग्जैक्टली। सो इन सम वेज इम्यूनिटी उससे बनती है। ऑफ कोर्स फूड्स हेल्प, बिकॉज अगर आप हेल्दी खाना नहीं खा रहे हो तो आपकी बॉडी कहाँ से वो सेल्स बनाएगी, है ना। तो उसके लिए हेल्दी खाना, जो कि सबको पता है क्या होता है, बट अनफॉर्चुनेटली हमारा एक्सेस का ज़माना है और हमारा इजी अवेलेबिलिटी ऑफ जंक फूड का ज़माना है। तो हमारे डाइट्स थोड़े से कॉम्प्रोमाइज्ड हैं बच्चों के। हम जो भी बोले हैं, इट्स अ फैक्ट टू फेस दैट इट इज कॉम्प्रोमाइज्ड, है ना। हम कितना ग्रीन वेजिटेबल्स और कितना हम अपने बच्चों को, कितने बच्चे हमारे जिंजर गार्लिक और जिंजर वाला चाय पियेंगे या जिंजर वाली वो ले लेंगे, कम होता है ना। बट आप देखो कि आपका विटामिन सी सबसे ज्यादा आपका सिट्रस फ्रूट्स में है। तो कितने बच्चे रोज सिट्रस फ्रूट्स खा रहे हैं, है ना। वो सब चीजें, टर्मरिक है, हल्दी वाला दूध जो हमारी दादी नानी पिलाती थी, एक्चुअली बेनिफिशियल, है ना। योर जिंजर, गार्लिक, योर लीफी वेजिटेबल्स, इवन ब्रोकली, ऑल दीज हैव एंटीऑक्सीडेंट्स व्हिच आर वेरी गुड फॉर आवर बॉडी। सो यू नो, वो जो बड़े लोग कहते हैं कि रेनबो खाओ, आपकी सारे कलर्स की वेजिटेबल्स और वो होने चाहिए आपके डाइट में, वो ज़रूरी है। वो इसके लिए ही ज़रूरी है बिकॉज दैट दीज आर द वंस विच विल गिव यू द नेसेसरी इक्विपमेंट फॉर योर बॉडी टू मेक दोज सेल्स। Any supplements? No. To improve? Absolutely no. There is no need for any supplements. Healthy diet is the way. Okay. Healthy diet is the only thing. Unfortunately नहीं हो रही है क्योंकि स्विगी और जोमेटो के ज़माने में रहते हैं ना हम लोग, तो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ तो है, बट थोड़ा उसको एनफोर्स करने के लिए घर में बनेगी तभी तो बच्चा खाएगा, और घर में उसको ऑप्शन नहीं दी जाएगी। हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि हमारी पेइंग कैपेसिटी हमारे पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स से बहुत बेटर है, तो हम गिवन भी करते हैं इजीली, है ना। अरे कुछ नहीं खा रहा, चल भाई तू मंगा ही ले, फिर कोई बात नहीं, है ना। हमें लगता है कि मैं तो बहुत देखता हूँ घर में, नहीं खा रहा तो मंगा के दे दो, तेल ये मंगवा दे। हाँ, अच्छा ये नहीं खा रहा तो ये मंगा दे। I think kids are overfed these days. मैं तो कहती हूँ they have what I call it a disease of excess. आप सड़क पे चले जाओ, एक बेगर को देख लो और उसके बच्चे को देख लो, आप उसे जो खाने को दे दोगे वो बच्चा खा लेगा, भूखा ना। हाँ, क्योंकि उसको पता है ना, अगर वो नहीं खाएगा तो उसको नहीं मिलेगा। आपके बच्चे को तो इतना सा था तब से पता है कि मैं ये नहीं खाऊंगा तो वो मिलेगा और वो नहीं खाऊंगा तो वो मिलेगा। आपका जब बच्चा टॉडलर होता है आप वहीं से शुरू करते हो। जब बच्चा नहीं खा रहा तो आप क्या करते हो, आप मेड के हाथ में परांठी या वो पकड़ाते हो और उसको भेजते हो, जा पार्क ले जा बच्चे को, या जा यहाँ ले जा, या टीवी के सामने बैठ जा। एक और बीमारी, टीवी के सामने बैठ जा। हाँ, टीवी के सामने बैठ जा या पार्क चले जा और वो बच्चा आगे आगे भाग रहा है और वो मेड पीछे पीछे पराठे लेके भाग रही है और मुंह में एक एक बाइट डाल रही है। उस बच्चे के लिए खाना इंपॉर्टेंट है ही नहीं। आप समझ रहे हो, क्योंकि वो बच्चे को पता है कि मुझे ये खिलाएंगे ही कुछ ना कुछ और मेरी पसंद का ही खिलाएंगे अगर मैं ये नहीं खाऊंगा। दैट चाइल्ड लर्न्स दैट वेरी अर्ली कि मेरे को तो मिलेगा ही, जो मुझे जिस टेस्ट का चाहिए वो मिलेगा, है ना। और इसीलिए उसको कभी ना खाने की कदर आएगी, ना कभी वो बैठ के खाना खाएगा। मील टाइम्स जो है ना, एज अ रूल दे शुड बी स्ट्रिक्ट एंड दे शुड बी फिक्स्ड। आई ऑलवेज टेल ऑल माई पेशेंट्स, अब मानोगे मेरे बच्चे जब छोटे छोटे थे ना तो हमारे घर में ये रूल था, दे वर 6 months ओल्ड तो दोनों हाई चेयर पे बैठते थे और दोनों को मैं साथ साथ खाना खिलाती थी। बाय द टाइम दे वर केपेबल ऑफ सिटिंग ऑन अ टेबल चेयर, हमारे घर में खाना टेबल पे ले होता था, ठीक है। हम तीनों बैठते थे लंच टाइम में और डिनर टाइम पे हम चारों, और जो टेबल पे पड़ा है
उसी में से खाना मिलेगा और वो खाना जरूरी है। और अगर आपने बोल दिया कि मेरा पेट भर गया है तो दूसरी चीज नहीं आएगी और दूसरे मील से पहले आपको दोबारा खाना भी नहीं मिलेगा। ये नहीं है कि आपने आधे घंटे बाद आपने बोला अरे मम्मा मैंने खाना नहीं खाया था, मुझे कुछ और बना के दे दो, तो मम्मा चलिए हाँ चल तेरे लिए ये बना देती हूँ, चल तेरे लिए वो बना देती हूँ। वो आदतें खराब होती हैं। और टिल डेट अब मेरे बच्चे 18-19 ईयर्स के हो गए, आज भी हमारे घर में लंच टाइम डिनर टाइम पे खाना टेबल पे ले होता है, हर कोई वहीं बैठता है और वहीं पे बैठ के खाना खाता है। Yes. नो एंड ऐसा नहीं है कि आप अपने अपने रूम्स में खा रहे हो, बिल्कुल वो अलाउड ही नहीं है। आपको टेबल पे ही आना है, आपको टेबल पे सबके साथ ही आना है। ये भी नहीं है कि मुझे 8 बजे भूख लग रही है, मुझे 9 बजे भूख लग रही है तो मुझे 8 बजे खाना दे दो, मुझे 9 बजे खाना दे दो। नथिंग डूइंग। डिनर लगेगा, सबका साथ लगेगा और सब साथ बैठ के खाएंगे। It also gives a family bonding time, no? Exactly. And a one-on-one talk time with the kids, which is also very important अगर आप देखो तो, क्योंकि आपका बच्चा उस वही टाइम है ना जब अपने स्कूल की बात करेगा, अपने डे की बात करेगा, आपसे अपने प्रॉब्लम्स डिस्कस करेगा, जिस टाइम पे कि वो फोकस्ड है और उसको पता है कि आपकी अटेंशन फोकस्ड है उसकी तरफ, है ना। वरना तो एक बच्चा उधर खाना खा रहा है, मैं देखती हूँ घरों में खाना डाला प्लेट में, एक बच्चा उस कमरे में खा रहा है, एक बच्चा टीवी के आगे खा रहा है, एक बच्चा अपना फोन लेके खा रहा है। अब कब 1-on-1 आपका टाइम हुआ बच्चे के साथ? एंड दैट इज द रीजन व्हाई वी आर सीइंग सो मच ऑफ मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स इन टुडेज चिल्ड्रन, एंजाइटी, डिप्रेशन, लोनलीनेस, एंड दैट इज व्हाई दे आर टर्निंग टुवर्ड्स सोशल मीडिया। अकेले खाएंगे तो लोनलीनेस होगी, फिर उनको वो अपनी वैलिडेशन सोशल मीडिया में ढूंढते हैं। वहीं ढूंढेंगे ना जाके कि ये मेरे फ्रेंड्स हैं, ये मेरी दुनिया है। वेरी अलार्मिंग। It is and it's something that we need to be very aware of as parents. हम अवेयर नहीं होंगे तो फिर हम वो उसको करेंगे नहीं ना, हम उसे इम्पोर्टेंस ही नहीं दे रहे ना। हमको लग रहा है कि हम बच्चे को एक्सपेंसिव वेकेशन पे ले जा रहे हैं, तो हम एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट में ले जा रहे हैं, तो हम अपना पार्ट कर रहे हैं फॉर द चाइल्ड, बट दैट इज नॉट। शायद वो कहीं उस चीज से आता है कि यार हमने नहीं किया ना तो हम बच्चों को करा रहे हैं। हाँ, हम वो कराओ, मैं कहती हूँ, मैं नहीं कह रही कि वो मत कराओ, बट आपका रोज का half an hour with the kid on a one-on-one basis is very important. Very important. And it should not be like कि अच्छा 2-3 दिन बाद हमने 1 घंटा स्पेंड कर दिया, वो नहीं है। आप रोज आधा घंटा फिक्स करो, चाहे वो आधे का 1 हो जाए कभी, लेकिन आधे से कम नहीं होना चाहिए। उस दिन क्या हुआ है, आप बैठ के आप अपना बताओ, बच्चे का सुनो और उसको पर्सपेक्टिव दो, क्योंकि उसको भी तो गाइडेंस चाहिए ना। और वो टाइम ऐसा होना चाहिए जो आपका फोन आपके पास नहीं होना चाहिए, बच्चे का फोन बच्चे के पास नहीं होना चाहिए। आप रेस्टोरेंट में जाओ, आप क्या देखते हो, फैमिली बैठी है, 4 लोग बैठे हैं, 4 ने ऑर्डर किया हुआ है, चारों अपना फोन देख रहे हैं अलग अलग, है ना। दिस इज It's sad at so many levels. Just sad at so many levels. It should be a time जहाँ फोन साइड पे है और हम चारों कम्युनिकेट कर रहे हैं, तभी तो हम एक दूसरे का पर्सपेक्टिव सुनेंगे, कुछ कहेंगे, कुछ करेंगे। And I think it starts with parents. They have to be strict with themselves. Exactly. And they have to be the first to keep the phone away. You have to lead by example. आप नहीं करोगे तो बच्चा तो पलट के कह देगा ना, पहले आप तो रखो। You can't just tell them, you have to show them. No. And especially today's kids, they are very, very aware. So they are watching you every minute. And not only today's kid, any kid. बहुत बचपन से ना बच्चा ये समझ जाता है कि मेरे पेरेंट्स का क्या वो है, मेरे पेरेंट्स के क्या लिमिट्स हैं। आप देखो, छोटा बच्चा जब शरारत करता है ना, जब वो 1-1.5 साल का भी होता है, वो मुड़ के अपने पेरेंट्स की तरफ देख रहा होता है बीच बीच में कि कितनी शरारत पे ये मेरे को अलाउ करेंगे। हाँ, जहाँ कहाँ नो बोलेंगे। और जब आप ये भी देख लो कि आप जब पहली बार बच्चा को नो बोलोगे ना, वो फिर भी आगे बढ़ेगा करने के लिए। वो टेस्ट करता है कि ये कितनी लिमिट तक। अच्छा, अगर आपने उस बार जोर से नो बोला, उस बार रुक जाएगा, नेक्स्ट टाइम उससे 1 स्टेप आगे जाएगा, तीसरी बार और आगे जाएगा, और चौथी बार फुल फ्लोन टैंट्रम थ्रो कर देगा। और अगर वो टैंट्रम वर्क कर गई तो अगली बार से वो टैंट्रम ही थ्रो करेगा, क्योंकि उसको पता है यही काम करता है। सो दैट इज व्हाई आई सेड अर्लियर ऑल्सो, आई टेल ऑल माई पेरेंट्स दैट योर
नो टू द चाइल्ड शुड बी वेरी वेरी स्ट्रिक्ट एंड वेरी वेरी रिस्ट्रिक्टेड. आप हर बात पे नो बोलोगे ना तो बच्चा नहीं फॉलो करेगा. बट आपकी अगर रिस्ट्रिक्टेड बातों पे नो होगी ना तो वो बच्चा हमेशा फॉलो करेगा. यूज योर नो वाइजली. वाइजली, वेरी वेरी वाइजली. बढ़िया वेपन है, बट उसको ऐसे ही अगर आपने उसको ऐसे लूजली यूज किया तो फिर उसकी कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी ना. बट यूजुअली पेरेंट्स दे यूज इट लाइक हर चीज में नो. वो मत कर, वो मत कर, वहां मत जा. सुनता ही नहीं है. डॉक्टर देखो आप डांटो, सुनता ही नहीं है, नहीं सुनेगा. सो वो जो रेजिस्टेंस, इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है, वो बच्चे अलग तरह की रेजिस्टेंस बना लेते हैं. आप मैं एक बार आई वाज ड्राइविंग टू माय फादर्स हाउस ऑन NH8 एंड माय डॉटर शी डिसाइडेड टू स्टैंड इन बिटवीन कार की दोनों सीट्स के बीच में, ऐसे दोनों सीट्स पकड़ के वो खड़ी हो गई. शी मस्ट हैव बीन 3.5 years old and I told her please sit down, you can't stand here. She didn't listen. I said you sit down or I will take a U-turn and we will go back home, we won't go. She kept standing. You won't believe it. Middle of NH8, I braked and I told her I'm taking a U-turn. मतलब वो लड़की जो बैठी उसके बाद वो कभी वहां बीच में खड़ी नहीं हुई क्योंकि उसको समझ आ गया कि ये she means business. So when you say a no, you should mean business. But जब आप हर चीज पे no कहोगे तो you can't mean business. उसकी वैल्यू नहीं रहेगी. हाँ, तो आपकी वो चीज वही होनी चाहिए जो कि इतनी इम्पोर्टेंट है कि वो बच्चे को एक्चुअली एंड जेन्युइनली हार्म करने वाली सिचुएशन. बिल्कुल. तब आप बोलो. और वो वैसी सिचुएशन थी जब अगर बच्चा ऐसे हाँ, क्योंकि वो उसके लिए रिस्की था ना, उसके लिए वहां खड़ा होना रिस्की था. उसकी इट वाज एक्चुअल रिस्क एंड दैट इज व्हाई दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट टू बी फॉलोड. बाकी मैं नो बोलती ही नहीं, खड़े रहो आराम से. जहाँ अगर मैं गाड़ी रुकी हुई है तो खड़े रहो, कुछ भी करते रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो आपको कहाँ नो बोलना है वो आपको डिसाइड करना है. एंड बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ that also is very important. You both should be on the same page. Exactly. वरना बच्चा क्या करेगा, मम्मी ने नो बोला जाके पापा से पूछ लिया, ये पापा ने नो बोला तो जाके मम्मी से पूछ लिया, और एक दूसरे की अथॉरिटी अंडरमाइन करेगा, है ना. which will also cause a friction between you two and the child will get a weapon. Such an important parenting lesson, doctor. Thank you so much. आगे बढ़ते हैं. Another topic is vaccines, है ना. बड़ा कंफ्यूजन रहता है पेरेंट्स में. कुछ गवर्नमेंट की वैक्सीन्स हैं, कुछ प्राइवेट हैं. विच वन आर नेसेसरी? क्या है इनका रोल, क्या है, कौन सी नेसेसरी है? देखो ऐसा है कि मोस्ट ऑफ द वैक्सीन्स जो हैं काफ़ी सारी तो कॉमन है. ओनली डिफरेंस बीइंग जो प्राइवेट में मिलती हैं वो मोस्टली ब्रांड्स बेटर होते हैं, इम्पोर्टेड वाली होती हैं. जो गवर्नमेंट में मिलती हैं वो ज़्यादातर थोड़ी लो कॉस्ट वाली, बिकॉज उनको ज्यादा लोगों को कवर करना है ना, तो वो वाली होती है. Are they less effective then? No, they are less effective. They are not less effective, but yeah, थोड़ा सा अब जैसे फॉर एग्जांपल I'll give you example of DPT. DPT में 2 तरह की आती है. एक एसेलुलर वैक्सीन आती है, एक होलसेल वैक्सीन आती है. ठीक है, दोनों इक्वली इफेक्टिव हैं, बट होलसेल वाली में चांसेस ऑफ फीवर एंड पेन आर मच हायर than in acellular. The side effect. Yeah, the side effect. The immediate effect. Immediate effect. Okay. And it's higher. It's not zero in any. तो हो सकता है कि आपको एसेलुलर से भी फीवर और पेन हो, और हो सकता है आपको होलसेल से भी ना हो. होलसेल वाली में चांसेस ज्यादा है. इसमें अगर 30% है तो इसमें 5% है. ऐसे फर्क है. तो मेरे बच्चे को फीवर आने का चांस इसमें ज्यादा है, इसमें कम है. इफेक्टिव दोनों है, लेकिन सिर्फ ये फर्क है. और ऐसा नहीं कि इसमें 0 है, इसमें भी आ सकता है, बट इसमें कम चांस है. तो अब इसकी कॉस्ट लेकिन उससे बहुत ज्यादा है. देन आता है कॉम्बिनेशंस. ठीक है, जितने ज्यादा कॉम्बिनेशंस एक उसमें डालते जाते हैं उतना उसकी कॉस्ट बढ़ती जाती है. तो हम प्राइवेट में ज्यादा कॉम्बिनेशंस वाला यूज करते हैं बिकॉज इट डिक्रीजेस द नंबर ऑफ प्रिक्स दैट वी गिव टू द बेबी, राइट. तो जब वो नंबर ऑफ प्रिक्स कम होते हैं तो वो उसकी कॉस्ट ऐड होती है, ज़्यादा ऐड होती है. मतलब अगर आप वही वैक्सीन 3 अलग अलग प्रिक्स में लगाओगे तो उसकी जो कॉस्ट है कंपेयर टू जब वो एक में चली जाएगी, कॉस्ट में बहुत फर्क आ जाएगा. सो अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो हर पेरेंट ऑब्वियसली वांट्स टू गिव द बेस्ट टू देयर चाइल्ड. देन दे जब जैसे मैं बैठती हूँ, लाइक आई सेड, मेरी कंसल्टेशन बहुत लंबी होती है बिकॉज आई विल सिट डाउन विद अ पेपर एंड अ पेन एंड आई विल एक्सप्लेन यू दिस. एसेलुलर क्या होता है, होलसेल क्या होता है, कॉम्बिनेशन क्या होता है, अलग से लगाएंगे तो कितने की आएगी, इकट्ठे लगाएंगे तो कितने की आएगी. फिर आप यू टेक अ कॉल अकॉर्डिंगली कि आपको कौन सी लगवानी है. बजट यू हैव, हाउ मच यू कैन अफोर्ड, एंड बिकॉज इट्स अ, आई थिंक फिर आपका मतलब ये है कि इट्स अ कॉस्ट ऑफ कन्वीनियंस. एग्जैक्टली. और दूसरी चीज जो आती है वो ये आती है कि कुछ वैक्सीन हैं जो गवर्नमेंट कवर नहीं करती, अगेन बिकॉज ऑफ कॉस्ट, बिकॉज इतने
बड़े लेवल पे हर वैक्सीन अवेलेबल कराना उनके लिए पॉसिबल नहीं है। तो उसमें भी फिर वो ऑप्शन हम देते हैं कि आपके पास ये वाली वैक्सीन है। हेपेटाइटिस ए कवर नहीं करता, ठीक है, गवर्नमेंट शेड्यूल में नहीं आती, बट अगर आप अपने बच्चे को हेपेटाइटिस ए से प्रोटेक्शन देना चाहते हो तो आपको प्राइवेट में जाके लगवानी पड़ेगी। What is your recommendation? देनी चाहिए? देखो IAP रेकमेंड करती है सारे बच्चों को देनी चाहिए, जो अफोर्ड कर सकते हैं उनको सबको देनी चाहिए, तो हम तो सबको देते हैं। मैंने अपने बच्चों को भी दी है और हम तो। ऐसी कौन कौन सी और वैक्सीन हैं जो गवर्नमेंट कवर नहीं करती बट यू थिंक आर एब्सोल्युटली नेसेसरी? देखो आई थिंक फ्लू वैक्सीन नहीं कवर करती गवर्नमेंट, फॉर एग्जांपल। अगेन इट्स अ चॉइस, अगर आपके बच्चे को बार बार फ्लू होता है तो यू वुड बेटर गिव। जैसे जब स्वाइन फ्लू का एपिडेमिक आया था तो एकदम से एवरीबॉडी वांटेड टू गिव दिस बिकॉज स्वाइन फ्लू, उसके बाद ऐड हुआ वैक्सीन में, ठीक है। तो अब अगर आपको कोविड वैक्सीन गवर्नमेंट अपने उसमें नहीं देती तो आप लगवाते ही ना प्राइवेट से जाके। सो वही चीज़ है कि उस तरह की वैक्सीन आपको चूज करनी होती है। मेनिंजोकोकल वैक्सीन, ठीक है, अब वो वैक्सीन आई थिंक 5,500 की है। अब वो मेनिंजोकोकल मेनिंजाइटिस से प्रिवेंट करती है ना। तो अब आपकी चॉइस है ना कि आप अपने बच्चे को अगर मेनिंजोकोकल मेनिंजाइटिस से प्रिवेंट कराना चाहें, है काफ़ी है। और अब तो दिल्ली में मतलब इट कम्स इन साइक्लिकल एपिडेमिक्स एवरी फ्यू ईयर्स, तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी। अभी पिछले 15-20 साल से नहीं आया तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि नियर फ्यूचर में आएगा। तो फिर एंड द पॉइंट इज़ नॉट ओनली दैट, पॉइंट इज़ अगर आपके बच्चे को हो गया तो आपके लिए तो रिस्क 100% है ना। और मेनिंजोकोकल मेनिंजाइटिस ऐसी चीज़ है जो कि लाइफ लॉन्ग the child can have brain problems as a consequence, even life threatening है। तो अगर God forbid आपके बच्चे को हो गया तो आपके लिए तो गवर्नमेंट का 0.1% या 0.01%, आपके लिए तो वो 100% था ना रिस्क। यू वुड रादर हैव, तब आप अपने आप को बार बार कोसोगे कि मैं इससे अच्छा 5,500 रुपए की वैक्सीन ना लगवा लेता। आप सोचोगे ना, एंड स्पेशली इफ यू कैन अफोर्ड। पर ऐसी कितनी है डॉक्टर? मतलब होंगी 8-10 वैक्सीन होंगी ऐसी इस तरह के, यू नो मे बी 35-40,000 रुपीस की ऐसी वैक्सीन होंगी। और अगेन जैसे मैंने कहा ना कि कुछ वैक्सीन्स में जो गवर्नमेंट में मिलती है और जो इसमें मिलती है, अब DPT गवर्नमेंट में भी मिलती है, हमारे पास भी मिलती है, कॉस्ट का फर्क होता है। जो गवर्नमेंट वाली जो वो लोग देते हैं वो आपकी आई थिंक 1300-1400 की आती है, जो हमारे कॉम्बिनेशंस हैं वो 4,000 तक जाते हैं। तो वो फर्क वहाँ पे एड ऑन होता है, लेसर। हाँ, और फिर हम लोग जो ब्रांड्स यूज करते हैं, वी यूज मोर रेप्यूटेड इंटरनेशनल ब्रांड्स, थोड़ा सा वो फर्क होता है। नॉट सेइंग दैट गवर्नमेंट ब्रांड्स आर बैड, दे आर इक्वली गुड, बट अगेन इट्स अ चॉइस। हम लोग जब भी कुछ लेने जाते हैं तो हम वो भी देखते ही है ना अल्टीमेटली कि हम एक अच्छा ब्रांड का सामान लें, अगर हम अफोर्ड कर सकते हैं तो, isn't it? But there's nothing like you know काफी लोग खासकर वेस्ट में बहुत सुनने को मिलता है वो ना एंटी वैक्सीन मूवमेंट कैंपेन्स। नहीं, उनका तो आई थिंक उनको और कोई काम नहीं है शोर मचाने के सिवाय, बट ऐसा है नहीं, क्योंकि आप देखो प्रिवेंट तो करती हैं ना वैक्सीन्स। उनके देश में उन्होंने देखी नहीं है ना डेथ्स, मीजल्स से डेथ्स नहीं देखी ना, हमने देखी है। पर्ट्यूसिस से डेथ्स नहीं देखी ना, हमने देखी है। हमने पोलियो देखा है, यू नो, हमने न्यूनेटल टेटनस देखा है। आई एम नॉट किडिंग आशीष, आई हैव सीन सो मेनी चिल्ड्रन हैविंग न्यूनेटल टेटनस व्हिच इज सो सैड। टेटनस 10 रुपए का इंजेक्शन आता है टेटनस का, उसमें बच्चे को सीजर आ रहे होते हैं लाइफ लॉन्ग। किस वजह से होता है? क्योंकि टेटनस इज एन इन्फेक्शन। अब होता क्या है कि गांव में मदर को टेटनस का वैक्सीन नहीं लगाया। न्यूनेटल टेटनस कैसे प्रिवेंट होता है? आपको सिर्फ मदर को प्रेगनेंसी के दौरान टेटनस का वैक्सीन देना है, 10 रुपए का टेटनस का वैक्सीन देना है, ठीक है, नहीं लगवाया तो वो इम्यूनिटी बच्चे को नहीं पास हुई, ठीक है, क्योंकि मदर में ही नहीं थी, ऐसे पास ऑन होती है, तो वो बच्चे में पास ऑन नहीं हुई, ठीक है। अब बच्चा जब पैदा हुआ तो वो टेटनस से इम्यून नहीं है। जो मदर को लगा उसका बच्चा इम्यून है, जो मदर को नहीं लगा उसका बच्चा इम्यून नहीं है। उसके बाद गांव में उस तरह की प्रैक्टिसेस होती है कि आपका अम्बिलिकल कॉर्ड पे मिट्टी मल दी, है ना, टेटनस का बैसिलस उसमें था, अम्बिलिकस से गया और न्यू बॉर्न पीरियड में बच्चे को टेटनस हो गया। जरा से लाइट, यस, और जरा सी लाइट और साउंड से बच्चे को सीजर होता है। कैन यू इमेजिन? हम उन्हें कैसे कैसे सफदरजंग में जब मैं MD कर रही थी तो हम उन्हें कैसे कैसे रखते थे डार्क रूम्स में, क्योंकि जरा से स्टिमुलस से आप कमरे के अंदर वॉक इन भी करोगे ना बच्चे को, उसको सीजर होने लगेंगे।
It is so sad. And such an easy way to Exactly. prevent it. But You know, I was part of the rotavirus vaccine जब इंडिया में टेस्ट हुई थी. I was part of that project. अब आप देखो, सैड है ना कि हमारे कंट्री में बच्चे अभी भी डायरिया से मरते हैं. जो यूपी वाला जो केसेस होते हैं वही बोल रहे हो? नहीं वो नहीं बोल रही हूँ. रोटा वायरस डायरिया एक और अलग तरह का डायरिया होता है. अब तो काफी कम हो गया बिकॉज वी हैव हैड द वैक्सीन फॉर सो लॉन्ग. बट आई एम टॉकिंग अबाउट द बेनिफिट ऑफ द वैक्सीन. क्योंकि हम वैक्सीन दे रहे हैं ना, तो हमारे डायरिया डेथ्स नीचे हुए हैं उसकी वजह से. तो हमने तो वो देखे है ना कि जो बच्चा डायरिया से मर रहा है, मतलब आप इस देश में रहते हो जहाँ पे बच्चे डायरिया निमोनिया से मरते हैं, तो आपको तो उनको प्रोटेक्शन देनी है ना. इट इज वर्थ. बेस्ट ने ये सब देखा नहीं. हाँ, उनके बहाने है ना, उन्होंने नहीं देखी ना, हमने देखी है. यू नो, probably they have seen it in 1700s 1800s. हाँ, so अब उन्होंने नहीं देखा तो उनको लगता है कि ये सब मिथ्स है और ये सब बकवास है और ये सब हमारे को ये करने के लिए है और वो करने के लिए है. बट हमने तो देखा है ना, हमने मीजल्स के केसेस देखे हैं ना. मतलब हमने चिकन पॉक्स के केसेस देखे हैं, है ना. मैंने अपनी प्रेगनेंसी में, मेरे पास एक एडल्ट पेशेंट आया, पूरा चिकन पॉक्स से भरा हुआ, पूरा. क्योंकि उसको बचपन में नहीं हुआ होगा, अब एक्सपोजर हुआ और हो गया. अब आप ये सोचो कि अगर एज अ प्रेग्नेंट वुमन आई कम इन कॉन्टैक्ट विद अ चिकन पॉक्स पेशेंट एंड आई एम नॉट इम्यून टू चिकन पॉक्स, इट कैन हार्म माई बेबी. ठीक है, तो मेरी जो जान निकली, क्योंकि मुझे पता नहीं था अपना वैक्सीनेशन स्टेटस. एज अ किड हमारे टाइम में कहाँ क्या वैक्सीन लगते थे नहीं पता था. फर्स्ट थिंग आई डिड वाज गेट माई एंटीबॉडी लेवल्स डन. ओके, आई एम इम्यून टू चिकन पॉक्स, थैंक गॉड. सो क्या है, मतलब आई वुड रादर कि मैं अपने बच्चे को तो फटाफट चिकन पॉक्स की वैक्सीन दूंगी ना, क्योंकि कल को ये जब बड़े हों तो दे डू नॉट गेट इट. इट इज इम्पोर्टेंट. वैक्सीन्स आर सुपर इम्पोर्टेंट. दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो उनको, हाँ, इसको ऐसे प्लीज मत सोचो कि कोई आपको सिर्फ बेवकूफ़ बनाने के लिए, और वो कई बार उनको लगता है कि डॉक्टर शायद पैसे बनाने के लिए हमें वैक्सीन लगाना चाह रहे हैं या हमसे पैसे कमाने के लिए वैक्सीन लगाना चाह रहे हैं. ऐसा कुछ नहीं है. वैक्सीनेशन इज़ अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी बिकॉज आई हैव टू गाइड यू टू द राइट वैक्सीन, एंड व्हेन आई एम गिविंग यू द वैक्सीन आई हैव टू maintain the vaccination's cold chain which is I am getting. Right? So it's a very big responsibility for me. क्योंकि वैक्सीन का टेम्परेचर अगर मेंटेन नहीं हुआ तो वैक्सीन खराब हो जाती है. तो मेरे लिए वो वैक्सीन जब मेरे घर आई, मेरे क्लिनिक में आई, तो वहाँ से उसका टेम्परेचर मेंटेनेंस, मतलब मुझे 3 बैकअप रखने पड़ते हैं अपने वैक्सीनेशन फ्रिज के लिए कि कभी गलती से भी ये 1 सेकेंड के लिए भी ऑफ ना हो जाए. क्योंकि अगर ये ऑफ हुआ मेरी वैक्सीन खराब, तो फिर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी ही है ना. जब मैं आपको वो वैक्सीन लगा रही हूँ और आप मुझसे लगवा रहे हो, तो आप मुझे उस फेथ से लगवा रहे हो ना कि मैं आपको प्रॉपर मेंटेन टेम्परेचर वाली वैक्सीन लगा रही हूँ. सही बात है जी. डॉक्टर, आगे बढ़ते हैं. लेट्स टॉक अबाउट स्लीप. किड्स टुडे आर स्लीपिंग लिटिल लेसर, a lot lesser in fact. Maybe less than 6 hours, which recommended is around 8 hours. क्या आपका इसमें रिकमेंडेड है तो 8 to 10 hours है टीनेजर्स के लिए भी. हाँ, okay. 8 to 10 hours. WHO recommends for teenagers at least 8 to 10 hours a day. Okay. But yeah. So how do you educate a parent on sleep training? कैसे sleep hygiene maintain करें? क्या मतलब educate? देखो, सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है ना आज, जो हमने अभी भी बात की थी, वो फोन ही है, गैजेट्स ही हैं जो बच्चों की स्लीप्स को डिस्टर्ब कर रहे हैं. तो आपको रात को एक नो गैजेट टाइम फिक्स करना पड़ेगा अपने घर का. दैट इज वन बिग वे, है ना. क्योंकि क्या होता है कि बच्चे आए, स्कूल से आए, फिर थोड़ी देर उन्होंने खाना खाया, फिर थोड़ी देर टीवी देखा, फिर उन्होंने थोड़ा होमवर्क किया. अब वो रात को तो उनका टाइम हो गया ना अपने फ्रेंड से कनेक्ट करने का फ़ोन पे, विच दे वांट टू, और टू प्ले ऑन द फोन और व्हाटएवर, स्पेशली टीनेज किड्स. और वो वहाँ पे जब एक बार आप फ़ोन में घुसते हो तो आपकी लिमिट तो रहती नहीं. फिर आप वो 2 बजे 3 बजे तक आपका चलता है. तो एक तो सबसे पहले कि आपके बच्चे के बेडरूम से गैजेट्स सारे, लैपटॉप, फ़ोन, आईपैड्स, स्क्रीन तो होना ही नहीं चाहिए उनके रूम में. सो आफ्टर से 8:39 PM देयर शुड बी नो स्क्रीन इन देयर रूम फॉर एनी एज. देखो, छोटे बच्चों के लिए तो वैसे भी नहीं होना चाहिए,
क्योंकि 2 years तक तो आइडियली स्क्रीन दिखानी ही नहीं चाहिए बच्चों को, लेकिन 5 years तक पेरेंट्स खाना नहीं खाते बिना टीवी के। वही तो मैं कह रही हूँ जी, हमारा बच्चा घर आके बोलता है मैं बोर हो रहा हूँ, ये इतनी कॉमन कंप्लेंट है आशीष, इट्स फनी। आके बोलेंगे मेरा बच्चा कहता है मैं बोर हो रहा हूँ, तो फिर मैं उसको स्क्रीन दे देती हूँ, मैं क्या करूँ, मैं उसको कैसे एंटरटेन करूँ। आप बताओ हमारी मदर्स हमको कैसे एंटरटेन करती थी, तब तो कोई स्क्रीन नहीं होती थी ना, वी वर सेल्फ एंटरटेन्ड, नो वन यूज्ड टू सिट डाउन एंड एंटरटेन अस, they did not have time, हाँ, and it was not the agenda of the parents to entertain kids. we would find something to do na, but these kids are not in a habit of finding something to do. Exactly. That is the problem. They will not find, the only thing they find is the phone. That's the only way they know to engage themselves. And that is a big problem. Addiction is now being identified. It's this phone addiction is actually being identified as a psychiatric disease. It is going to be classified as a proper addiction, जैसे drug addiction होती है ना, उस level पे, because it affects, it works on the addiction centers of the brain, जो हमारे pleasure वाले centers होते हैं ना, उसको ऊपर वर्क करती है। एंड दैट इज वाई वी लव टू बी ऑन द फोन, बिकॉज जो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन और इंस्टेंट प्लेजर और हाई हमें देता है ना फोन, दैट इज द एंटिसिपेशन ऑफ व्हाट इज हाँ, अब क्या आएगा, कितने लाइक्स हो गए, दैट कीप्स यू स्टिमुलेटेड एंड यू नॉट एबल टू स्लीप। It's always, see, so much of light and sound, it stimulates the brain like this, no? And that is the reason why these kids, आजकल के जो बच्चे हैं वो ज़्यादा, why are we seeing more hyperactivity in kids? Why are we seeing more ADHD in the kids? Why are we seeing early puberty in the kids? What is ADHD? ADHD is attention deficit hyperactivity disorder. So it's a kind of brain problem where, again, this is the problem, where the child is hyperactive most of the time. Some are, there is a spectrum, but on one spectrum, it is that the child is hyperactive. And one of the reasons is this. So because of overexposure, because हम stimulate हो रहे हैं ना, over stimulated हैं हम, तो हमारा brain को fast काम करने की, it's gotten into that habit and high of always being, सर्किट फिर थोड़ा सा खराब, हाँ, खराब हो गया, तो उसके ऊपर थोड़ा सा, and COVID has made matters worse, because post COVID सारे बच्चे जिनके घरों में थोड़ा बहुत गैजेट कंट्रोल था भी, वो कोविड में खत्म हो गया, ऑनलाइन स्कूल्स, बिकॉज हमें तो स्कूल के लिए देना पड़ गया, हमारे पास ऑप्शन ही नहीं था, और एक बार हमने बच्चे के हाथ में गैजेट दिया नहीं कि फिर तो कंट्रोल गया हमारे हाथ से। दैट इज द प्रॉब्लम। What do you suggest to the parents of toddlers? Because वो तो अभी उस एडिक्शन वाली स्टेज में तो नहीं आए हैं, but then TV और phone is being used to feed them. That is a very big problem. Again, बहुत काउंसलिंग चाहिए उसके लिए, स्पेशली मदर्स की, कि you will have to put in that effort to make meal time a happy, engaging time with the child. हमने क्या किया, उसको आउटसोर्स कर दिया to the TV, कि भाई बैठाओ, टीवी चलाओ, या बच्चे के हाथ में स्क्रीन दो और आप ठूसते जाओ। उसका नुकसान क्या हो रहा है, हमें लग रहा है कि हमारा बच्चा अच्छा खा रहा है, बट क्योंकि बच्चे को कोई होश नहीं है कि वो क्या खा रहा है, उसका कोई कंट्रोल ही नहीं है, और उसको ये पता है कि जैसे ही मैंने खाना बंद किया नहीं, इन्होंने मेरे से फोन लिया नहीं, तो इस चक्कर में वो एक्स्ट्रा भी खाएगा। अच्छा, क्योंकि उसका कंट्रोल नहीं है ना, उसको तो, हाँ, जब तक वो है ना बसंती जब तक तो नाचे, वही बस वही चीज है कि जब तक मेरे हाथ में, मेरे मुंह में खाना चलेगा, वो कई बार तो बच्चे आधा घंटा मुंह में बाइट लेके बैठे रहते हैं, विच इज अफेक्टिंग देयर डेंटेशन। ठीक है, उनके डेंटेशन को अफेक्ट कर रहा है, उनकी मेंटल हेल्थ को अफेक्ट कर रहा है, और उनको वो करना नहीं आ रहा, उनके नाम बोले जाओ, वो इधर पलक भी नहीं झपका के ऐसे देखेंगे कौन मुझे बोल रहा है, और उनको अपने ब्रेन का सिग्नल पढ़ना नहीं आ रहा ना, दे आर फॉरगेटिंग to listen to their brain when their brain is telling them that now I am, my hunger is satisfied. So it is ultimately leading to diabetes, childhood obesity, and all those problems also. Why? Because the brain has stopped listening to your signal of food. अब brain सुनता ही नहीं, उसको पता ही नहीं कब रुकना है ना, तो हमारा brain का सारा वायरिंग उल्टा हो गया, हमारे को वो क्यूज ही नहीं पता कि कब रुकना है, कितना खाना है, क्या खा रहे हैं हम, क्या अच्छा है क्या नहीं। तो यही है कि टीवी फोन तो बंद बिल्कुल नहीं, खाने के वक्त तो मैं तो उल्टा बोलती हूँ मदर्स को, अगर आपको टीवी फोन देना है ना, तो मेक श्योर इट इज एट अ टाइम व्हेन देयर इज नो फूड, एंड फिक्स टाइम, कि अगर आपने, हमें 1 घंटा अलाउड है, तो हम 1 घंटा, तुम्हारा ये टाइम है, से 7 to 8, 7 से 8 ही आप टीवी देख सकते हो,
और इसके टाइम में आपको खाना नहीं है, खाना आपको इसके बाद है या इसके पहले है, ठीक है। TV should be in the नॉन ईटिंग टाइम ऑलवेज। आप मानो मेरे बच्चे जब छोटे थे तो टिल आई थिंक दे वर 10 or 12 years old, आई एम अ डॉक्टर and I told my kids I don't know how to switch on the TV. That is why the TV cannot be switched on till your father comes home. And he's a doctor. इतना बेवकूफ बनाया आपने बच्चों। वो अभी तक बोलते हैं मुझे कि मम्मा हम कितने भोले बच्चे थे जो आपकी इस बात पे विश्वास भी कर लेते थे कि भैया हमारी मम्मी को टीवी ऑन करना ही नहीं आता। We would all sit together, do something. We would read books. इतनी मैं उनके साथ वो बुक्स, पॉपअप बुक्स और ये और वो लेके हम लगे रहते थे, या हम कुछ खेलते रहते थे कि पापा आएंगे तो टीवी ऑन होगा ना। We have to wait for Papa to come. By the time he would come, most of the time they would be so tired कि वो आधा घंटा भी मुश्किल से नहीं देखते थे और सो जाते थे कि हो गया। You know, we had this game. My husband got it from I think Dubai or wherever he went. And for the longest time, they thought I don't know how to switch on V. I don't know. Their mother doesn't know how to switch on the DVD player. Their mother doesn't know how to switch on anything. They thought the stupidest mother on earth they've got. Who doesn't know how to. और अब हाल ये है कि हमारे घर में PS5 पड़ा हुआ है, फिर भी मेरी बेटी रोज नहीं खेलती because they've just gotten used to these gadgets being around, but you don't need to always be playing on them. Because वो बचपन से उनको आदत ही यही पड़ गई है कि ठीक है, मतलब जब खेलने का बहुत मन है तो आप खेल सकते हो, इट्स अवेलेबल, बट इट्स नॉट लाइक इसके बिना जिंदगी नहीं चल रही है। सो यू नो दैट काइंड ऑफ एग्जाम्पल यू हैव टू सेट। और उसके लिए आपका भी सेक्रीफाइस होता है ना, एज अ मदर। आप क्लिनिक से घर आ रहे हो, आप थके हुए घर आ रहे हो, इट इज अ वेरी बिग सेक्रीफाइस टू, इट इज द इजिएस्ट थिंग टू स्विच ऑन द टीवी कि आप भी आराम से बैठ जाओ, बच्चा भी आराम से बैठ जाए और सब रिलैक्स। द इजिएस्ट थिंग टू डू, बट इजी इज नॉट ऑलवेज गुड, सो यू हैव टू ऑलवेज चूज द, समटाइम्स द better path is the more difficult path, right? In fact, most of the time. Such a busy practice. You coming home, you could easily like, okay, भाई मैं टीवी देखती हूँ और तुम भी देखो। हाँ, चलो टीवी चला लेते हैं, सब बैठ जाते हैं। You chose to sit with them, read stories, read books, spend time with them, invest time in them. It's a big sacrifice. So उसका आज तक फिर वो फायदा है ना। Now they know their limits, they know their these things. Like I said, अभी भी हमारे meal times पे automatic है कि सब लोग टेबल पे आ जाते हैं, अभी तक है, because it's become a habit now. So you know that habit has to start from early childhood. That is, a parent is your responsibility. That is something very important for parents to understand, that as a parent, it is the best gift that you are going to give to your child. Absolutely. And it's a choice that you are making for your child. But they don't know that it's a gift when it's being given. वो बाद में पता लगता है। हाँ, वो तो उनको बाद में ही समझ आएगा ना, but tomorrow they are going to thank you. Exactly. And you are going to thank yourself that you have raised such kids that you know smart, responsible. हाँ, आसपास के बच्चों जैसे इन्फ्लुएंस नहीं है वो। ऐसा नहीं है कि नहीं होंगे, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल 100% वो फोन नहीं देखेंगे या ये नहीं देखेंगे, सब बच्चे देखते हैं। तो उनको अपनी लिमिट सेट करना, नो बोलना, ये तो हमें ही सिखाना है ना। They'll be well regulated. They can regulate their emotions. Exactly. And stimulus. And that's something we only can teach them, no one else. बिल्कुल। आप उनको देन टुमारो दे विल बी ओपन टू टॉकिंग टू यू ऑल्सो। आप इतने सारे केसेस सुनते हो, अभी आपने वो इतना न्यूज़ में आया कि वो चैट जीपीटी से बच्चा बातें कर रहा था एंड द चैट जीपीटी सजेस्टेड यू कमिट सुसाइड एंड द चाइल्ड कमिटेड सुसाइड। इट्स सो सैड एट सो मेनी लेवल्स दैट द चाइल्ड कुड नॉट गो एंड टॉक टू their parents or anyone real, rather chose to talk to chat GPT. This is just so sad. Your channel of communication with your child should always be open. और उसमें सबसे बड़ा फैक्ट आता है one-on-one time and non-judgmental time. कि हम क्या करते हैं, हम बच्चों को ना बड़ा जजी तरीके से भी बोलते हैं कभी कभी, नहीं रियलाइज भी नहीं करते। हाँ, नहीं रियलाइज करते। अरे तुम्हारे कितने मार्क्स आए? अच्छा, तुम्हारे फ्रेंड के कितने आए? तुम्हारे कैसे कम आए? नहीं, मैं तो प्रेशर नहीं डालता इसके ऊपर कि क्यों कम आए, मैंने तो वैसे ही पूछा। पर जब आपने वैसे ही पूछा तो बच्चे ने क्या सुना? बच्चे ने सुना कि तुम्हारे इतने कम क्यों आए जबकि तुम्हारे फ्रेंड के बेटर आए, है ना। जब बच्चे ने ये सुना तो उसने अपने आप से एक एक्सपेक्टेशन सेट की कि अगर मेरे इतने नहीं आएंगे तो माय पेरेंट्स विल लाइक माय फ्रेंड बेटर देन मी। लेकिन कुछ महान पेरेंट्स बोल देते हैं कि टीचर तो तेरा सेम है। हाँ। फिर उसके ज्यादा कैसे आए? तो वही कह रही हूँ ना, वो उस तरह से टीवी। हाँ, और तुम तो सारा दिन टीवी जो देखते रहते हो।
तो आपने जब इस तरह की बातें बोली तो आपने रियलाइज भी नहीं किया, आपने कब बच्चे के दिमाग में वो बायस, वो अपने लिए इन्फीरियोरिटी और अपने लिए वो डाल दिया. And they may move away from you and then they seek guidance from something like समथिंग एल्स. ChatGPT. एग्जैक्टली. क्योंकि अभी चैट जीपीटी मेरे नंबर नहीं आए और अब मैं पेरेंट्स को बताऊंगा तो वो मेरे को दे विल नॉट लाइक मी, तो व्हाट शुड आई डू, है ना. आई डोंट नो व्हाट वाज द केस देयर, बट what I'm Yeah. saying is that the channel of communication with your child should always be open, and that is a very very important thing in parenting. Parenting का मंत्र है कि आपका बच्चे का के पास इतना वो होना चाहिए कि वो आपसे आके कुछ भी कह सकता है. बिल्कुल. हम लोग सोचते हैं कि हमने खोल रखा है, पर बहुत बार नहीं होता. हम लोग बहुत बार ऐसा सोचते हैं, नहीं हम तो इसको बिल्कुल नहीं कुछ कहते, हम तो इसको कहते जो मर्जी कर. आप देखोगे 90% पेरेंट्स आके यही बोलते हैं कि हम कुछ नहीं कहते इसको, हमने तो छोड़ रखा, हम तो बड़े कूल पेरेंट्स हैं. बट यही आप जब बच्चे से पूछोगे ना अलग से, तो आपको रियलाइज होगा कि बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे क्यूज होते हैं जो बच्चों ने पकड़े होते हैं, जिसके बेसिस पे उन्होंने ही डिसाइड किया होता है कि हमारे पेरेंट्स, हाँ, बोल रहे हैं कि हमारे पेरेंट्स की हमसे एक लेवल ऑफ एक्सपेक्टेशन है जो हम पूरी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं. हम अपनी एक्सपेक्टेशन कहीं ना कहीं शो कर देते हैं बच्चों को, और वो उसको उसके लिए ना, मतलब यू हैव टू बी वेरी वेरी कॉन्शियस एज अ पेरेंट, ओनली देन यू कैन बी केयरफुल अबाउट इट. और वो बहुत बड़ा टॉपिक है अलग. चलो एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक है डॉक्टर, क्राइंग. व्हाट इज साइंस ऑफ क्राइंग? लाइक व्हाई डू किड्स क्राई और व्हाट आर दे ट्राइंग टू टेल? यू मीन अ न्यूबॉर्न? न्यूबॉर्न टॉडलर्स. देखो टॉडलर्स तो मोस्टली आपको बता पाते हैं ना. अच्छा, हाँ ठीक है. न्यूबॉर्न की जो टॉडलर्स है बाय 1 year they are able to tell at least if they are not even speaking completely, they will be able to point कि ये नहीं ठीक. यू नो न्यूबॉर्न का क्या है? न्यूबॉर्न के साथ क्या होता है, अब न्यूबॉर्न बेबी है, वो बोल तो सकता नहीं है. अब वो अपनी हर चीज, हर डिस्कम्फर्ट आपको वो रोके ही बता सकता है. अब छोटी सी चीज है, उसको ठंड लग रही है, वो आपको कैसे बताएगा? या आपने उसको अपने प्यार में कि भाई बहुत ठंडा वेदर है, इसके ऊपर मोटी सी रजाई, मोटा सा ये और एक मोटी सी जैकेट इसको पहना देते हैं, पहना दिया. अब उसको लग रही है गर्मी, या उसका हाथ नहीं हिल रहा है इतनी मोटी जैकेट में. इट्स एक्चुअली, देखो आप तो प्रॉब्लम है ना, अगर आपको किसी ने इतना मोटा जैकेट पहना दिया कि आपका हाथ नहीं हिल रहा, might just make you feel uncomfortable, but the child cannot. आपने उसको कपड़ा पहना दिया और आपने टैग नहीं काटा कपड़े का, अंदर टैग लगा रह गया, या टैग काट दिया उसका, वो छोटा वाला वो चुभता है वो रह गया. हम पहनने वो कपड़ा तो हमें तो जैसे ही चुभेगा हम उसे निकाल लेंगे ना, पर बच्चा कैसे बताएगा आपको? The only way the child can tell you that I am uncomfortable is by this. The only thing is कि अगर बच्चा incessant cry कर रहा है for more than 30 minutes, वो सूद नहीं हो रहा किसी चीज से, is the time you need to go to a pediatrician. Okay. ठीक है. मोस्टली 30 मिनट तक साइन कर लो. हाँ, मतलब मोस्टली आप 30 मिनट में बहुत बार आप भी हर चीज ट्राई कर चुके होते हो, नहीं तो आप बच्चे को बाहर घुमाने ले जाते हो, और वो हर पेरेंट ट्राई करता है घुमाना, रॉकिंग, ये वो. मोस्ट ऑफ द टाइम इफ इट इज नॉट एन ऑर्गेनिक कॉज, बच्चे हाफ एन आवर में सूद हो जाते हैं. बट अगर, या फिर रुकेगा, फिर 5-10 मिनट बाद फिर थोड़ा सा रोएगा, बट वो क्राई अलग होती. बट अगर वो नॉन स्टॉप क्राई कर रहा है मोर देन 30 मिनट्स, मीन्स कि समथिंग इज डेफिनेटली रॉन्ग. And that is the time you should go to a pediatrician. As a golden rule, then you should go to the, कि 30 minutes पे अगर हमसे नहीं मैनेज हो रहा तो फिर ये अब लेके जाना है. सही बात. ठीक. हाइट का भी बड़ा कंफ्यूजन क्या वो रहता है पेरेंट्स को, कि कॉन्शियस रहते हैं कि हमारा बच्चा जो है 6 फुट के से कम का ना हो, हम तो थोड़े मेरे जो दादा दादी ज्यादा लंबे हैं, ये कैसे लंबा हो जाएगा, मेरे से लंबा हो जाए, मेरे हस्बैंड से लंबा हो जाए, ये सब कॉमन कंसर्न. मेरे पे ना जाए, मेरे हस्बैंड पे चले जाए. What do you say here? Are there any supplements, foods, etc., which can certainly help in a See, child's the thing growth is that जब बच्चा ग्रो करता है
तो प्यूबर्टी से पहले और ग्रोथ स्पर्ट से पहले बॉडी न्यूट्रिशन एक्यूमुलेट करती है और फिर ग्रो करती है, ठीक है। सो अगर मेरा ग्रोथ स्पर्ट आने वाला है तो मेरी बॉडी न्यूट्रिशन एक्यूमुलेट करेगी, पहले वो प्रोटीन एक्यूमुलेट करेगी, वो फैट एक्यूमुलेट करेगी, वो सब कुछ स्टोर करके रख लेगी इन प्रिपरेशन फॉर द अपकमिंग स्पर्ट, ठीक है। अगर उस टाइम पे आप न्यूट्रिशन कॉम्प्रोमाइज करवा देते हो कि ये बच्चा खुद कर लेता है क्योंकि उसको लग रहा है कि अगर मैं मोटा हो रहा हूँ, है ना, उस टाइम पे टीनेज के टाइम बच्चे थोड़े थोड़े कॉन्शियस भी होना शुरू हो जाते हैं, या आप ही कॉन्शियस कर देते हो, अरे यार ये तो बहुत मोटा हो गया, है ना। तो अगर आपने न्यूट्रिशन कॉम्प्रोमाइज करा दिया तो वो फुल पोटेंशियल पे अपने नहीं जाएगा, ये पॉसिबल है, ठीक है। बट मोस्टली अगर बच्चे ने अपना अच्छी डाइट ले रहा है तो जो उसका जेनेटिक पोटेंशियल है उस पर वो हाइट अचीव करेगा, ठीक है। सो जेनेटिक पोटेंशियल के लिए हम जो कैलकुलेशन हम करते हैं दोनों पेरेंट्स की हाइट के हिसाब से, हम एक देयर इज अ कैलकुलेशन अकॉर्डिंग टू विच वी विल टेल यू द टारगेट हाइट कि इतनी तो अचीव करेगा, और उसके बेसिस पे ही हम ग्रोथ चार्ट पे मार्क करते हैं। तो अगर बच्चा वो ग्रोथ चार्ट फॉलो कर रहा है तो ये इस लेवल पे जाएगा, उसका हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। उसे हम ऊपर नहीं ले जा सकते, बच्चे को चला जाए उसकी किस्मत, बट हम नहीं ले जा सकते कुछ भी करके, अपने हाथ में कुछ हमारे हाथ में नहीं है बिल्कुल भी। So besides good nutrition, that there is is nothing nothing else that you can do until and unless rare cases it is a genuine organic problem for which the child is not gaining height. For example, growth hormone deficiency. These are genuine problems. These are a whole new chapter. वो आप लोग बहुत पहले ही देख वो लेते हो। उसमें ये होता है कि हम हाइट मॉनिटरिंग कर रहे होते हैं और बच्चा शुरू से ही अपने पोटेंशियल के हिसाब से हाइट गेन नहीं कर रहा होता, ठीक है। तो वहीं से हमें हमारे वो रेड फ्लैग्स और लाइट्स चलने लगता है कि कुछ गड़बड़ है, और वहीं से हम इन्वेस्टिगेट करना शुरू कर देते हैं, और वो बच्चे भी फिर प्रॉपर सप्लीमेंटेशन के साथ हाइट अचीव कर जाते हैं, बट दे नीड टू बी पिक्ड, बट दे कैन बी पिक्ड इफ अ प्रॉपर ग्रोथ चार्ट इज बीइंग मेंटेन्ड। For that your pediatrician will do that, so वो pick हो जाता है। But those are rare cases. Very rare. For rest of the 99.9% population, you just have to give them good nutrition. That should be your only focus. और वो लटकने से कुछ नहीं होता। तो बहुत लटकाते हैं पेरेंट्स, पार्क में ले जा, वो तो पेरेंट्स तो बहुत कुछ कराते हैं कुछ नहीं तो एक्सरसाइज ही हो रही है। ठीक है, सो लटकने से भी कोई फायदा नहीं हो रहा? नहीं, लटकने से कोई फायदा नहीं हो रहा, वो सिर्फ मिथ है, वो सिर्फ हम अपने आप को खुश करते हैं कि हम कुछ कर रहे हैं, यू नो। वो तो कई पेरेंट्स आते हैं, डॉक्टर मैं तो इतनी स्विमिंग भी कराती हूँ इसको फिर भी लंबा नहीं हो रहा, मैं तो इतना लटकाती भी हूँ, सारा दिन घर पे हम इसको लटकाए रखते हैं डंडे से, घर में ही लगा दिया हमने तो। मैं कहती हूँ लटका लो, लटकाओ building their grip strength, but it is not कुछ तो फायदा होएगा ही, मतलब not the फायदा that you are looking for, but yeah, some kind of exercise the child is doing, मतलब वही मोटिवेशन है, उसी के लिए कर ले एक्सरसाइज, बट नो नथिंग फॉर दैट, इट वोंट हेल्प द हाइट अपने जेनेटिक पोटेंशियल पे ही जाएगी, और जेनेटिक पोटेंशियल पेरेंट्स पे ही जाएगा, उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते। So girls, their height stops, like they stop growing when they hit puberty, right? Yeah, मतलब not exactly puberty, but जैसे इनका पीरियड स्टार्ट होते हैं उसके 1-2 years बाद तक हाइट गेन होती है, उसके बाद कम हो जाती है, बट हाँ गर्ल्स की जल्दी आती है प्यूबर्टी कंपेयर टू बॉयज, सो 1-2 साल पहले आती है, और आजकल तो और थोड़ी जल्दी आ रही है बिकॉज वी आर सीइंग मोर एंड मोर शिफ्ट इन द puberty towards earlier So age. Doctor, I was reading somewhere like, compared to 25 years back, girls are hitting puberty 2 years earlier. Roughly 1.5 years, and one of the reasons is, like I said, ये जो इतना stimulation हो रहा है ना brain का, because of the gadgets, because of the screens, all these stimulate the mind, and the repeated stimulation, because brain में hypothalamus भी है ना जो हमारे hormone axis पे work करता है, तो हमारे हार्मोन्स भी तो जल्दी सिक्रीट हो रहे हैं ना, तो उसकी वजह से दे आर हिटिंग प्यूबर्टी अर्लियर। सो इट्स फोन, इट्स लेट नाइट स्लीप, ऑल्सो हमारा जो सर्काडियम रिदम है, मोस्ट ऑफ द टाइम आजकल के बच्चे उसको फॉलो नहीं करते, तो उनका बॉडी क्लॉक और सर्काडियम रिदम मैच नहीं करता है, उसकी वजह से भी हार्मोनल चेंजेस जल्दी होते हैं, the body follows another pattern, and but is there anything like long term consequences of
गर्ल्स हिटिंग प्यूबर्टी अर्लियर, मतलब कुछ नहीं, कुछ ऐसे consequences भी देखो, हैं? उसका कॉन्सिक्वेंस सिर्फ ये होता है कि व्हेन यू हिट प्यूबर्टी अर्लियर इट्स मोर डिफिकल्ट as a girl, you're not prepared for Acha. those kind of changes in the body and the kind of things it comes with. So it's more difficult. आपको लगता है इतने छोटे हैं अभी, how will they manage? So 8, मदर्स 9 आती है year उनका old. सबसे ज्यादा 8-9 पे तो नहीं होती, 10 के तो बाद ही होती है, Okay. बट मोस्टली मदर्स बहुत ज्यादा फिर आती हैं ऐसे कंसर्न की कैसे हैंडल करेंगे. मतलब आप सोचो ना, 5th-6th स्टैंडर्ड में बच्चा है, 7th स्टैंडर्ड, इट्स टू अर्ली फॉर द चाइल्ड टू, they're not even understanding what is happening with them. And they're that is, but that's not only them, then the foods that we are eating, because बहुत सारे खाने आजकल जो हम लोग खाते हैं, जितना भी सच है झूठ है, but lot of them have hormones put into them, hormonally manipulated food तो खा ही रहे हैं ना, तो उन सब से भी फर्क पड़ रहा है. फिर पोल्यूशन से भी, pollution has also changed the genetic modulations, and it is also causing early puberty. It is also causing increase in the insulin resistance, causing diabetes and this thing. The studies are showing that all these effects are also happening because of the pollution levels that we are facing. So unfortunately, this is again a gift that we are giving to the next generation, sadly. So doctor, so we talked about phone issues like phone addiction in adolescents, and issues like this early puberty, right? What other issues teenage or adolescents are coming to you with? Like क्या और issues लेके मतलब आ रहे हैं? What kind of? देखो, sadly, even though studies के हिसाब से डिप्रेशन रेट्स 5-7% बताते हैं इंडियन एडोलेसेंट्स में, इंडियन स्टडीज 12%, 15% तक बताती हैं, बट जो हमारा एक्सपीरियंस है, इट्स अ लिटिल हायर देन दिस. वी आर सीइंग लॉट ऑफ मेंटल इश्यूज इन टीनेजर्स. फॉर एग्जाम्पल डिप्रेशन, फॉर एग्जाम्पल एंजाइटी, even to some extent eating disorders, body image issues. Body image issues, big thing, especially with the social media coming in. The need for validation is very high. So, और वो प्रेशराइज्ड फील करते हैं क्योंकि आपकी एज का कोई बच्चा यूट्यूब इन्फ्लुएंसर बन के आज इतना पैसा कमा रहा है और तुम क्या कर रहे हो? तुम बैठ के बस देखती रहती हो. So do they come to you to seek help? बहुत बार बच्चे, क्योंकि 1-on-1 फेथ हो जाता है ना उनको, तो पेरेंट्स के सामने नहीं बात करेंगे, बट अपना अलग से आके ज़रूर बात करते हैं. कई बार बच्चे बात करते हैं, तो हम फिर उनको एडोलेसेंट काउंसलर्स के पास या फिर साइकोलॉजिस्ट के पास भी भेजते हैं. आई हैड टू सेंड सम चिल्ड्रन बिकॉज ऑफ मेजरली एंजाइटी, डिप्रेशन मोर कॉमनली, बहुत मेजर है, क्योंकि करियर की एंजाइटी, क्या करोगे उसकी एंजाइटी. हमारे टाइम में शायद एड्रेस नहीं की जाती थी उतनी. हमारे टाइम में डॉक्टर, मेरे टाइम में, आप तो मेरे से थोड़े से बड़े हैं, मेरे टाइम में तो एंजाइटी वर्ड तो हमने सुना ही नहीं था ना. आप पेरेंट के आगे बोलो तो वो बोलते थे ये यहाँ से मारूंगे एक और तुम्हारी एंजाइटी वहां से निकल जाएगी. लेकिन आप मजाक नहीं उड़ा सकते, आप नहीं कर सकते, आप नहीं कर सकते. हाँ, तो वो भी ज्यादा कॉन्शियस है, और थोड़ा सा ये भी हो गया है कि उनका थ्रेशोल्ड भी कम है, जिसपे वो अपने आप को ये समझ लेते हैं कि हम तो एंशियस हैं, हम तो हाँ डिप्रेशन में हैं और हमारे साथ तो बहुत बुरा हो रहा है. दे फाइंड इट इमोशनली उतने वो नहीं है, रेजिलिएंट नहीं है. दे आर नॉट. हमारा क्या था कि हम लोगों का क्योंकि हम एक्सटेंडेड फैमिलीज में भी रहते थे, कोई भी डांट सकता था, नेबर भी डांट सकता था, आपको कोई भी कुछ भी कह सकता था, तो आप रेजिलिएंट बन जाते हो कि भैया हम ठीक है, डांट दिया, बोल दिया. आजकल के बच्चों को आप थोड़ा सा भी कुछ कह दो तो उनका तो ये हो जाता है कि अरे हम तो डिप्रेस्ड हो गए, हमें तो ऐसा बोल दिया, हमें तो वैसा बोल दिया. सो वो जो टॉलरेंस है वो भी कम है. They are not developing that tolerance for to hear anything about their own self-image, which is again good and bad. In a way अच्छा है कि आप भी केयरफुल रहोगे उनको क्या बोलना है, वो सब उस वे में अच्छा है, बट एक उसका नेगेटिव पार्ट भी है ना कि उनको
अपनी इमोशनल मेच्योरिटी भी तो आनी चाहिए टू हैंडल सिचुएशंस, बिकॉज लाइफ इज नॉट ऑलवेज गोइंग टू बी गुड, right? It is going to throw challenges at you, lot of them. so you have to learn to also handle them. So that is something that I think should be taught in schools, and then it should be added as a part of the curriculum in the schools. I feel like आप maths, science, English तो सब बहुत पढ़ा सकते हो बच्चों को, but आज की डेट में चैट जीपीटी के ज़माने में आपके बच्चे को अपनी सिचुएशन को मैच्योरली हैंडल करना आना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आंसर्स तो उसको चैट जीपीटी भी दे देगा, है ना. आई रेड इज वेरी इंटरेस्टिंग आर्टिकल समवेयर वेयर दे सेड कि इसने हिस्ट्री में इसने ये किया या उसने वो किया, तो आपको चैट जीपीटी भी बता देगा ना. बट व्हाट्सएप पे मेरे एक मैसेज आया या एक वो वीडियो आया जिसमें उसने कहा कि जी हिस्टोरिकली ये सही है, वो गलत है, या ये ठीक है, तो अपना माइंड यूज करके कि ये ठीक है या गलत है, आई नीड टू क्वेश्चन दिस, और आई नीड टू आस्क चैट जीपीटी द राइट क्वेश्चन टू फाइंड आउट द ट्रूथ. दैट इंटेलिजेंस इज व्हाट द किड्स नीड. क्योंकि आंसर तो उन्हें कहीं अब बहुत आराम से गूगल हमारे हाथ में इंटरनेट है, हमें आंसर्स तो हर चीज के बहुत आराम से मिल सकते हैं, बट जो इंफॉर्मेशन का ओवरलोड है जो बच्चे को मिल रहा है, उसमें से करेक्ट इन्फॉर्मेशन और रॉन्ग इन्फॉर्मेशन को सेग्रीगेट करने की जो समझ है वो सिखाना ज्यादा जरूरी हो गया बच्चों को. The judgment that whether this applies to me, this is the right, this is in the right context or not. That intelligence is the future that you need to start teaching your kids. I think it's very important, though it is not being addressed anywhere, but I personally feel it is very very important, because जैसे ये आगे बढ़ रहा है, the amount of artificial intelligence and amount of data, this thing that we are getting, this is going to become a big problem if we don't teach our kids how to differentiate. Yes वो भी है, बिल्कुल है, क्योंकि हमसे तो कुछ भी टॉलरेट नहीं हो रहा ना अपने अगेंस्ट, हमारे अंदर टॉलरेंस ही नहीं है. And that is the reason why these children then face more problems later in life. Mental health problems, stress किस लिए बढ़ रहा है? क्योंकि कहीं ना कहीं हम टॉलरेंट भी तो कम हो रहे हैं ना. We are becoming less and less tolerant of anything against ourselves. We are becoming less and less tolerant of our fellow human beings. Unfortunately. Oh, my philosophy, I can go on. So doctor, last question, parting remarks. What do you suggest to the new age parents? मतलब आपका क्या उनको क्या सुझाव है कि किस तरह की पेरेंटिंग उनको करनी चाहिए? देखो, पेरेंटिंग मतलब मेरा यही सुझाव है कि पेरेंट बनो, फ्रेंड भी बनो, बट पेरेंट हो आप, मतलब थोड़ी सी अथॉरिटी आपके पास है, ये आप भी याद रखो और बच्चे को याद रहने दो. इस लाइन को एक बहुत फाइन लाइन है, इसको आपको वो यू हैव टू मैनेज इट वेल, कि आप जब बच्चे को दोस्त की जरूरत है तो मैं दोस्त भी हूँ, बट विद दिस थॉट इन माइंड कि अल्टीमेटली आप ऐसे फ्रेंड नहीं हो गए कि जी वो आपको दे टेक यू फॉर अ राइड. सो थोड़ा सा वो बैलेंस को करके चलो. तो इतने फ्रेंड्स भी मत बन जाओ कि आप अथॉरिटी भूल जाओ, और इतने भी पेरेंट्स मत बन जाओ कि आप बच्चे को खो दो. करेक्ट. वो फाइन लाइन को डिफाइन करना बहुत जरूरी है. और दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज, सारे क्वेश्चंस चैट जीपीटी से मत पूछो, कुछ अपने डॉक्टर से भी पूछो. ओके, है ना. नॉट ऑल आंसर्स गिवन बाय चैट जीपीटी और गूगल आर करेक्ट. सो प्लीज अपने डॉक्टर से जितने आपके सवाल हैं पूछो. Get the correct knowledge, whether it's about parenting, whether it's about vaccinations, whether it's about how to take care of your newborn. Please feel free to ask your doctor as many questions as you want. और ऐसा डॉक्टर चुनो जो आपको वो टाइम दे कि आपके आंसर्स. अगर वो डॉक्टर आपका टाइम ना दे तो डॉक्टर बदल लो, पर क्वेश्चंस डॉक्टर से ही पूछो. ठीक है. चैट जीपीटी पे इतना भरोसा करने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसके पास वो एक्सपीरियंस नहीं है जो आप जैसे डॉक्टर्स के पास है. एग्जैक्टली. चैट जीपीटी आप तो कॉपी पेस्ट करके कोई भी इंफॉर्मेशन देगी, वो गलत भी हो सकती है, वो सही भी हो सकती है. उस पर भरोसा बाकी चीज़ों के लिए करो,
not for raising a child, please. एक्सपीरियंस से बड़ी कोई चीज़ नहीं है. बिल्कुल. Thank you so much, doctor. It was wonderful talking to you. And it was my pleasure to be here. इतने बढ़िया चीज़ें आपने बताई पेरेंटिंग को लेके, विजडम, एक्सपीरियंस, आपके अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस अपने बच्चों के साथ. इट वाज वंडरफुल, इट वाज एनलाइटनिंग एंड आई एम श्योर काफ़ी ज़्यादा पेरेंट्स को ये अश्योरिंग होगा. उनके काफ़ी क्वेश्चंस के आंसर मिले. Thank you so much for sparing time for us. And I would like to tell your audience also, if you have any questions, please feel free. We will try to answer as many questions as possible, and we will try to give you the guidance, best guidance to the best of our capability. Wow, awesome. Thank you so much. अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करो, अपने फैमिली ग्रुप्स में ये लिंक को शेयर करो, और कोई भी सवाल है कमेंट्स में पूछो. See you in the next one.